है जिस इस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, एक बार उस चीज़ को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीए फाउंडेशन फॉर दिसंबर 23, ये रहेगा कौन सा हमारा अकाउंट्स का डे 1, अकाउंट्स डे 1 मैराथन, राइट। इसमें हम लोग जो जो टॉपिक्स कवर पहले करने वाले हैं, मैं उसका एक बार नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम लोग एक करके उन सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। मैं बता दूँ, मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल चीज़ें रहेगी दैट विल बी डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मैथ, राइट। जो उसका टर्म्स है हम लोग वही लेकर फॉलो करेंगे, और उसके जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको भी लेकर हम लोग बात करेंगे। आप लोग को याद है, हम लोगों ने जब अकाउंट्स का बेसिक कर रहा था तो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस किया था, राइट, जिसमें अप्रूवल कंसेप्ट मैंने बात किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकाउंटिंग करने के टाइम पे मैंने नॉर्मली बताया था कि अकाउंटिंग कैन बी डन ऑन कैश बेसिस, अप्रूवल एंड हाइब्रिड। मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखा और मैंने देखा है कि 3 मार्क 4 मार्क के लिए अप्रूवल बेस पे आपका आइटम्स वाइज वो लोग बात करता है, पूछता भी है कि मान लो अगर मैंने आपके पास में कुछ आइटम्स दे दिया एक्सपेंसेस का, इनकम का, तो जब आप रिकॉर्ड करोगे तो कैश बेसिस में कौन सा आइटम रिकॉर्ड करोगे और अप्रूवल पे कौन सा रिकॉर्ड करोगे, और अगर हाइब्रिड पे हो तब दोनों में से कौन सा फॉलो करोगे। ये सब टर्म्स ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो उन चीज़ों को भी लेकर मैं प्रॉपरली इंस्टीट्यूट के मैथ से बात करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप लोग को ऑलरेडी मेरा नोट्स मिल चुका है, हम लोग उसको भी लेकर प्रॉपरली बात करेंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेट 23 क्वेश्चन है जो आज हम लोग करेंगे। ज़्यादा नहीं है, बस 23 क्वेश्चन है, राइट। जिसमें से अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूँ तो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रहेगा, फिर बीआरएस है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डेप्रिसिएशन है, और रेक्टिफिकेशन तो मैंने पहले बोल दिया, फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल है, एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है, कंसाइनमेंट है। बस इतना ही चैप्टर्स है, राइट। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। खास करके देखो तो एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, जैसे मैं एग्जाम्स का रेस्पेक्टिव पेपर पैटर्न देखा, उसको रियलाइज करके मैंने देखा कि वो लोग हर टर्म में ऐसा करता है ना कि पहले करता क्या है कि जो जो बच्चे लोग मेजोरिटी चैप्टर्स जो बहुत हाई स्कोरिंग है उसको करके जाते हैं, जो स्मॉल चैप्टर्स उसको छोड़ देते हैं, या फिर उसमें बहुत ही कम ध्यान देते हैं। एग्जाम में होगा क्या, आप लोग गए हो प्रिपेयर करके, मान लो पार्टनरशिप के लिए, यू आर सर्चिंग क्वेश्चन फॉर द एडमिशन का क्वेश्चन कहाँ है, रिटायरमेंट कहाँ है, पता है क्या होगा, एडमिशन रिटायरमेंट से क्वेश्चन एक भी नहीं देगा। अभी ऐसा पॉसिबिलिटी है, एकदम पॉसिबिलिटी है। दे विल आस्क फ्रॉम फंडामेंटल, जिसको आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा, कौन सा, आपका गुडविल का वैल्यूएशन, न्यू रेशियो निकालने के लिए, राइट। अगर उनको थोड़ा और खेलने का मन किया तो वो लोग इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, 2-4 मार्क आपका 8 मार्क के लिए, एंड बाकी जो सरप्लस क्वेश्चन है दे विल आस्क फ्रॉम कहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ से वो लोग बना के नॉर्मली क्वेश्चन 10-10 मार्क का भी पूछ सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा चैप्टर जो हम लोग करेंगे, एग्जाम में आपका 10 मार्क क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। कितने मार्क का, 10 मार्क का। इवन दे कैन आस्क फॉर 12 मार्क्स एज वेल। मेरी बात समझ रहे हो, राइट। तो आप लोगों को जो हम लोगों ने जो सीट दिया, जो मैंने जो सीट दिया है, उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, ट्रस्ट मी, ये पिछले कई सालों का क्वेश्चंस में से मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो जो मुझे लगता है कि नहीं भैया वो लोग मोल्ड कर सकता है, डाल सकता है, मैंने उसमें से निकाल लिया है। क्योंकि देखो, इंस्टीट्यूट का मैथ मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला था कि वो लोग आप लोग करोगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर उसमें किसी कुछ डाउट रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग देख लेंगे, और कुछ रीजन में भी कुछ पार्ट हम लोग करते हुए चलेंगे, राइट। तो मेनली जो मेरा मोटिव रहेगा कराने का वो मेरा नोट्स, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बताया भी था कि सीए में इंटर का एग्जाम कल ही हुआ है, राइट। उन लोगों को अगर देखो तो अमालगमेशन का क्वेश्चन दे दिया था, लीज अकाउंटिंग दे दिया था, सारे बच्चे किसके लिए गए थे प्रिपेयर करके, सिर्फ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में उसमें आपका सिर्फ आपका फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, पिसमल डिस्ट्रीब्यूशन, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी सब दिया था भर के, मैं जो सिलेबस में है। और वहां से क्वेश्चन कितना, एक, कितने मार्क का, 4 मार्क का। क्वेश्चन कहां से आया, जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, लीज अकाउंटिंग। तो आपके साथ भी ऐसे कहानी हो सकता है, तो यू कैन नॉट लीव एनी अदर चैप्टर। कि लोग बोलते नहीं कि हाँ यार बता दो भैया क्या पढ़ ले कि पास हो जाए, ऐसा सवाल तो पूछो ही मत। आपको सब पढ़ना है और पूरा पढ़ना है,
राइट, क्योंकि अभी आप लोग बीकॉम नहीं कर रहे हो कि हाँ बोल दें ये तो यहाँ से आएगा ही आएगा, कर लो एकदम पक्का है। जैसे आप बोल दें ना आईएफएस का नोट्स, उसको पढ़ लो, उसके बाद से एक क्वेश्चन नहीं रहेगा सीयू का, वो मुझे पता है, लेकिन इसमें मैं कभी श्योर नहीं बोल सकता। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो एक बार चैप्टर्स लिख लेते हैं, लिख लो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला लिखो बेसिक्स। अब जब मैं बेसिक्स बोलता हूं तो इसके अंदर में सारे चीज आ गए। सारे मतलब कौन सा याद है मेरा, 1 से 12 क्लास, क्लास 1 से क्लास 12, राइट, जो मैंने बात किया था वो सारे चीज आपके बेसिक्स में कवर हो जाएंगे, राइट। दूसरा टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे इसके बाद में, दैट विल बी अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा बताऊं? अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस जब नॉर्मली देखते हो ना, तो अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस दोनों साथ में बात करेंगे, जिसके अंदर में क्या क्या आएगा, तो विल टॉक रिगार्डिंग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, मतलब वो सारे एलिमेंट इसमें कवर हो जाएंगे। इवन सब्सिडरी बुक जो था ना, डे बुक्स, वो भी कहेगा अकाउंटिंग प्रोसेस में कवर हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कम से कम कंटेंट 7 से 8 दोनों में रहेगा। डन। अगर आपने इंस्टीट्यूट का मैथ देखा होगा तो चैप्टर 1 के अंदर में 9 यूनिट है, यूनिट 1 2 3 करके कितना 9 यूनिट्स है। सेम है चैप्टर 2 जो है आपके पास में, उसमें आपके 6 यूनिट है, राइट। तो उसमें अलग अलग है जो हम लोग प्रॉपर्ली बात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट। तीसरा इसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा, अब प्रॉपर आएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो हम लोग बात करेंगे। चौथा विल डिस्कस रिगार्डिंग बीआरएस। फिफ्थ वन जो हम लोग आज करेंगे दैट विल बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 6th चैप्टर जो हम लोग नॉर्मली करेंगे दैट विल बी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। 7th टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे दैट विल बी कंसाइनमेंट। 8th टॉपिक जो हम लोग नॉर्मली बात करेंगे दैट विल बी आवर एवरेज ड्यू डेट एडीडी, एंड 9th विल बी अकाउंट करेंट। बस आज का टारगेट हमारा बस इतना ही रहेगा, आज का टारगेट बस इतना ही रहेगा। ओके डन। चलो, क्या नहीं अज्यूम कि आप लोगों ने कम से अगर नहीं कर करके भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, सारा चैप्टर देख कर तो आए ही होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो किए ही होंगे, राइट। तो देखो इसमें क्या हो कि अगर थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आए हो ना तो आपको चीज़ें आसान लगेगी और मज़ा आएगा। अगर पढ़ के नहीं आओगे तो फिर आप लोग को चेहरा समझ तो आ ही जाएगा कि आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, राइट। तो चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंस्टीट्यूट मैथ जो मैंने पहले बात किया। उसके अंदर में कौन सा पहला यूनिट नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थोड़ा ध्यान सुनो, एक मिनट, कुछ पॉइंट्स में से मार्क करूंगा, आप लोग भी अपने कॉपी में अपने बुक्स में मार्क कर लेना कि बस यही देखना है इसमें, क्योंकि पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ना हमको, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे, डन है क्या। तो देखिए ना, सबसे पहला अगर मैं देखता हूँ तो यूनिट जो आपका ओवरव्यू है, आपको ये पता है ना कि जो नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन डे 1 याद है मैंने क्या बोला था, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बोला था, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। भैया आपने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि अकाउंटिंग जो नॉर्मली बिजनेस के लिए लैंग्वेज का ही काम करता है। बिजनेस में जो डे टू डे इंसिडेंट, जो इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस हो चुके हैं, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, उसको अब मैं करूँगा क्या, कम्युनिकेट करूँगा। किसको भैया, हमारे कंपनी के अंदर जो यूजर्स हैं, इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। उनको मेरे कंपनी के सारे कौन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। दैट इज वाई हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नॉर्मली अगर अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, भैया इट्स आर्ट। किसके लिए, फॉर रिकॉर्डिंग नॉर्मली कहाँ करेंगे, ऐसे 2 बुक्स में, कहाँ पे, इधर इन द बुक्स ऑफ जर्नल, और कहाँ पे, डे बुक्स में। कहाँ पे, डे बुक्स में। अगला कौन सा भैया, क्लासीफाइंग, कहाँ पे भैया, लेजर में। और कौन सा, समराइजिंग, कहाँ पे भैया, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों आपका समराइजिंग में ही आता है, मेरी बात समझ लो, राइट।
अगला बात क्या है भैया, अगला बोलो सामाजिक अंत क्या होता है भैया, कम्युनिकेटिंग, बोलो हाँ कि ना, किसको भैया, यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो लगा उनको नॉर्मली फैलाएंगे, उनको देंगे, हाँ कि ना। एंड उनको देने के बाद में या पहले भी एक चीज और आता है, कौन सा, इंटरप्रेटिंग करना, एनालिसिस करना, कि जो मैंने अकाउंटिंग किया, एक्चुअली एनालिसिस वाला पार्ट अभी आपके पास में नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है, क्योंकि एनालिसिस कब होता है, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ा है ना, वो नॉर्मली किसके लिए, फॉर द एनालिसिस पर्पस, कि मेरे कंपनी का एक्चुअल चीजें क्या है और क्या होना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ जब आप लोग इंटर में होगे ना, तो वहाँ पे एडवांस काउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करने को मिलेगा, बट यहाँ पे नॉर्मली नहीं है। डन। तो देखो ना, आपका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और कौन सा बोला, एनालाइजिंग, मतलब कौन सा, उसी को एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेंगे, मतलब क्या, कि जो मैंने रिकॉर्ड किया उसके अकॉर्डिंग मेरे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, अगला कौन सा, देन कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो ये आपका कौन सा, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फो, और कौन सा, यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फो, राइट। सुनना, आपके पास में ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। पहला पॉइंट कौन सा, व्हाट आर द एलिमेंट्स विच विल बी क्रिएटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन ये आपके तीन चीज डालो, कौन सा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। डन। यूज कौन सा करेंगे, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, कि जो आपने तीन चीज पहले रिकॉर्ड किया ना, उसी के बेस पे आप अगला तीन तो काम करने वाले हो। डन। अगला कौन सा भैया, अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कौन सा, ट्रांजेक्शंस। तो ये तो आपको तो बताया था ना कि हम लोग अपने बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, which can be क्या मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ जी, मतलब कौन सा, वन एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मली बात करता था। तो देखो ना, इनपुट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, मेजर क्या है, इन फाइनेंशियल टर्म्स, राइट। अगर कोई भी नॉन मोनेटरी आइटम है तो क्या उसको रिकॉर्ड करना है, क्या, आंसर नहीं करना है। अगला अकाउंटिंग साइकिल देखते हो ना, कौन सा, रिकॉर्डिंग इन द कौन सा, आंसर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री नॉर्मली किसको बोलते हैं, इन द बुक्स ऑफ जर्नल, बोलो हाँ कि ना। अगला कौन सा, पोस्टिंग टू लेजर, सुनना, लेजर को नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बुक्स बोलते हैं। एक और इसका नाम है प्रिंसिपल बुक्स करके कुछ था, प्रॉपर नाम बता दो, अब मैंने हिंट्स दे दिया। ट्रू और फॉल्स इस पे आया हुआ है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। भाई साहब क्या चल रहा है। अगला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सुनो ना, आपको ऑलरेडी पता है ना, जब ट्रायल बैलेंस आपने किया था तो इसके लिए कितने मेथड थे, तीन थे, कौन कौन सा, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। दूसरा, अगर मैं एक बात और करूँ तो वी कैन से ट्रायल बैलेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग अपने बिजनेस का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को मालूम कर सकें। एक बात और, ट्रायल बैलेंस कभी भी हमको कंक्लूसिव एविडेंस देता है कि नहीं देता है, नहीं देता है। डन है क्या। अगला अगला क्या है, आंसर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। देन कौन सा, आउटपुट में कौन सा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको नॉर्मली कम्युनिकेट करना। तो ये नॉर्मली अकाउंटिंग का आपका प्रॉपर साइकिल है, वे है जो काम यहाँ पे किया जाता है। चलो, अब यहाँ पे जो नॉर्मली एग्जांपल्स दिया है कि मैंने कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सा इवेंट्स है, वो मैं बात नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बात करूँगा। ये वाला जो ऊपर हेडिंग में था, कौन सा, प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले कौन सा, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कौन सा, यूजिंग दैट। पहले जनरेट करेंगे देन उसका यूज करेंगे। जनरेट करने में क्या आएगा, तीन चीज, बोलो कौन कौन सा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यूजिंग में कौन सा आएगा, तीन चीज, बोलो कौन सा, एनालाइजिंग। डन, ध्यान आएगा। अब आगे देख लो, अब आगे 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 सर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, डायरेक्ट थ्योरी, थ्योरी एकदम रहे, एकदम आ सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। थ्योरी एकदम थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो सुनो ना, ऑब्जेक्टिव्स। तो सुनो, ये मैंने आपको अगर याद हो तो मेरे कॉपी के नोट्स में ऑटोमेटिक दिया हुआ, राइट। क्या है, पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो, क्या, ट्रांजैक्शंस। तो मेन काम तो यही ना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस मेरे बिजनेस में हो रहे हैं उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, बोलो हाँ कि ना। और कौन सा, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अब जो मैंने रिकॉर्ड किया उसके रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, मतलब कौन सा, ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो इधर इन प्रॉफिट और लॉस, उस सब चीज को देखेंगे। अगला क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ कौन सा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब कौन सा, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट,
अरे पता है ना, बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन ना, बोलो हाँ कि ना। और एक्चुअली क्या, पोजीशन स्टेटमेंट भी नॉर्मली बोलते थे, डन है क्या? अगला कौन सा? प्रोवाइडिंग इन्फो टू द कौन सा? यूजर्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। अब सुनो ध्यान से, एक मिनट ध्यान से, कंपनी के अंदर में नॉर्मली डिसीजन मेकिंग के काम कौन करेगा? आंसर है अपर लेवल मैनेजमेंट में, कहने से डायरेक्टर्स, बोलो हाँ कि ना। जो आपके सीईओ हैं, जो सीएफओ हैं, दे विल टेक डिसीजंस, राइट? अब सोचो, क्या वो लोग बैठे अकाउंटिंग करेगा क्या? नहीं 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 नहीं, अकाउंटिंग करने के लिए प्रॉपर कौन होगा? अकाउंटेंट होगा, दैट कैन बी सीए और नॉन सीए एज वेल, बोलो हाँ कि ना। वो लोग प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करके क्या बोलेगा मैनेजमेंट को? भाई साहब ये देख लो, ये मैंने किया करके दिया है। अब आपको जो इसको देखते हुए डिसीजन लेना है, आप ले सकते हो, बोलो हाँ कि ना। अब मान लो उसको दिख रहा है यार प्रॉफिट तो यहाँ पे कम दिख रहा है, तब प्रॉफिट क्यों कम दिख रहा है? एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए या इनकम कम हो गया? रीजन क्या है? तो दे कैन फाइंड आउट एंड देन टेक डिसीजन ऑन दैट, राइट? तो उसके लिए प्रॉपर्ली ये लोग काम करते हैं। अगला क्या है? टू नो द क्या? सॉल्वेंसी पोजीशन, मतलब कौन सा? कि क्या भैया जो आपके पास जितनी लायबिलिटी है, डेट है, क्या उतना प्रॉपर्टी है, असेट्स है? बोलो हाँ कि ना। मतलब सुनना, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी अगर है मतलब सब कुछ ठीक है, अगर असेट्स इज लेस देन लायबिलिटी देन ठीक नहीं है। डन। आगे देख लो, ऑब्जेक्टिव्स में जो नॉर्मल बात करता है तो कहानी रिकॉर्ड करना है ना, बुक कीपिंग में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, डन है क्या? और सर्टेन रिजल्ट कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट द कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्या बोला? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? टू फाइंड आउट कौन सा? आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और कैसे कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कहाँ निकालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में, डन है क्या? अगला क्या है? पीएल में क्या निकलेगा? आंसर भी है ना, एकदम, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। और अगला कौन सा? बैलेंस शीट, मतलब कौन सा? फाइनेंशियल पोजीशन, वी आर गोइंग टू चेक कौन सा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन। अगला क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट जो नॉर्मली देंगे। सुनना, फाइनेंशियल रिपोर्ट नॉर्मली कौन बनाएगा? आंसर है यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर, सीए। अ क्वालिफाइड सीए विल प्रिपेयर क्या? फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द एनी कंपनी। इसके लिए कोई नॉन सीए जो है नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपोर्ट बनाने के बाद प्रॉपर आपको साइन भी करना होता है विथ सीओपी, कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। डन। तो कौन करेगा? नॉर्मली सीए करेगा। डन। चलिए अगला फंक्शन, तो नॉर्मली क्या है? पहला कौन सा है? मेजरमेंट, देख पा रहे हो? फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड टैक्सेस, राइट? ये हम लोग ऑलरेडी बात किए हुए थे। अरे याद है? अगर तुम लोग मेरा कॉपी का बेसिक क्लास देखोगे तो वहां पे सब लिखवाए हुए प्रॉपर, मैंने बात किया ऑलरेडी। डन। चलो, तो बुक कीपिंग नॉर्मल क्या है भैया? तो सुनना, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे रुकना। अगर एकदम दूसरी बात, बुक कीपिंग जहाँ पे एंड होगा वहां से क्या स्टार्ट होगा? अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, डन है क्या? तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। चलिए जी, अगला ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा डिस्टिंक्शन बिटवीन कौन सा? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। थोड़ा सा इसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि अगर पेपर इजी करेगा तो ये सवाल यहाँ से रहेंगे। और मुझे जैसा था ना कि दोनों टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेंगे, अप्रोक्सीमेट 30% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको देख के आपके होश उड़ा देंगे। ध्यान रखना, एग्जाम में इस बार ऐसा पक्का होगा, 30% विल बी द क्वेश्चन जो आपके होश उड़ा देंगे। हाँ, अब ये नहीं बोला कि होश उड़ा मतलब कि आप कर नहीं पाओगे, कर सकते हो अगर होश में आ गए तो। अगर पहले ही पैनिक कर गए ना तब तो नहीं कर पाओगे। अगर आप थोड़ा सा काउंट करके देखोगे, बोला अरे यार इसके जो क्वेश्चन है ना वर्ड्स बहुत भारी भरकम देगा, उसका मीनिंग थोड़ा सा देख लिए, आराम से करके आ जाओगे। डन। चलो आगे देखो ना, तो जो बात करें बुक कीपिंग क्या बोलता है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्या? कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगला क्या है? ये कौन सा है? वे समराइजिंग ऑफ क्या? द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अगला एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि अकाउंटिंग करने से पहले क्या होगा? बुक कीपिंग, और बिना बुक कीपिंग अकाउंटिंग करना पॉसिबल है नहीं। सुनना, अगर सर्कल नॉर्मल होगा ना तो एक सर्कल दिया जाता है, ये देखो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले कौन सा है? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग देन बुक कीपिंग, मतलब जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म अकाउंटिंग स्टार्ट देन, और ये सब किस में आएगा? अकाउंटेंसी में। याद है जब अकाउंटेंसी क्या होता है? इट्स अ सब्जेक्ट। अगर आपने 11-12 पढ़ा है तो आपका जो सब्जेक्ट उसका नाम क्या था? अकाउंटेंसी। अब उसके अंदर में क्या है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग जो आपने नॉर्मली सीखा है। डन है क्या? तो इट्स एक्चुअली ब्रांच ऑफ नॉलेज। डन। चलो जी आगे देख लो, और कौन सा भैया? मैनेजर डिसीजन क्या? कैन नॉट बी टेकन कौन सा? विद हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड्स, पॉसिबल है ना? लेकिन यहाँ पे आंसर है हाँ, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा? विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अगला, देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इकलौता अकेला है, लेकिन अकाउंटिंग का सब फील्ड्स है। कौन सा भैया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, पता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैंने बहुत अकाउंटिंग यहाँ पे है।
डन है क्या? अगला कौन सा है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी क्या असर्टेन थ्रू द बुक कीपिंग, बट यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। डन, चलिए जी। सब फील्ड्स तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? अगर किसी को मन हो तो जस्ट रीड फॉर वंस एट होम, नॉट हियर, ओके? चलिए, जस्ट रीड फॉर वंस। अगला यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फो। तो इन्वेस्टर नॉर्मली कौन होता है? जो पैसे लगाए बिजनेस में, सिंपल सी बात है। तो इन्वेस्टर सुनना नॉर्मली किस में आएगा? इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल में आएगा। डन है क्या? अगला एम्प्लॉय कहाँ आएगा? इंटरनल में आएगा। लीडर्स, अगला सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल। आपका कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, पब्लिक, मैनेजमेंट, बस चलो हो गया। अगला, अब यहाँ पे अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो सुनना, ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो आपको जस्ट अगर मन हो रीड कर लेना, राइट? अभी तक आप लोगों ने इसको गो थ्रू किया कि नहीं? घर पे नहीं किया है तो एक बार इसको रीड कर लेना। जस्ट आप इसको 2 मिनट देना या 5 मिनट देना, देकर इसको पक्का से रीड पक्का से कर लेना, क्योंकि जब ये पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सब कुछ जाना पहचाना है। जैसे सोचना, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्या हम लोगों ने क्या बात किया था? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर। अब ये सब कहाँ बात करता है? इकोनॉमिक्स में। अकाउंटिंग क्या बात करता है? बोल, अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? यस, आप कॉस्ट नहीं, पूरा लाइन आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कॉस्ट बोलोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में चला जाएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग मतलब कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब कौन सा? आंसर है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इनकरिंग इनटू द डे टू डे, कहाँ पे? इन द कंपनी और द बिजनेस। डन है क्या? तो उसके लिए बात करता है, ठीक है ना? तो आप देखो ना, व्हिच प्रोवाइड्स डेटा टू द यूजर्स टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट डिसीजंस। सम क्या नॉन अकाउंटिंग डेटा आर ऑल्सो रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट? सोचना, अब सोच, ये सब नॉर्मली कैसे बात करता है? अगर मैं बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं कोई चीज़ का प्रोडक्शन करता हूँ, राइट? अब उस चीज़ का डिमांड मार्केट में कितना है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्शन करूँगा ना। मैं थोड़ी ना कि मान लो जैसे कि आप है ना लाल सिंह चड्ढा था मूवी एक ठो, अब वो गंजी बनाया जा रहा है बट बिक ही नहीं रहा है, तो पहले बेचना भी तो है ना। बोलो हाँ कि ना, सिवाय से तो काम तो होगा नहीं। तो इन दैट केस आपको बेचने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? एज पर इकोनॉमिक थिंकिंग लाना पड़ेगा ना। तो सब टर्म्स यहाँ पे देखता है, हटाओ। चलो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो ये सब चीज़ आपको क्या है? जस्ट आपको एक बार रीड करना है एंड नथिंग एल्स। अब इसके अंदर में आपका रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। तो भैया अकाउंटेंट का तो भैया बहुत बड़ा रोल है आपकी सोसाइटी में, एकदम राइट। तो इसको हम लोग ध्यान से एक बार देखेंगे और करके जाएंगे, राइट? आइए, अगर मैं बेसिक करा रहा हूँ मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट? और 4 मार्क के लिए आया था भाई साहब, समझ रहे हो? तो आपके साथ गेम हो जाएगा, छोड़ के जाओगे 4 मार्क कम। और जो देखो ना इतना इजी वाला पार्ट, डन। तो आओ ना, देखो ना क्या है? अकाउंट इन द सोसाइटी। तो पहला क्या है? देयर आर ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोफेशन इन द वर्ल्ड विच आर क्या हेल्ड इन हाई स्टीम इन पब्लिक आइज, एंड देयर इज क्या नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द अकाउंटिंग प्रोफेशन इज वन ऑफ देम। अब एक बात बोलूँ, मैंने आपके लाइन थोड़ा पहले बोला था, किसी भी कंपनी या बिजनेस के अंदर में और कुछ हो या ना हो, 3 डिपार्टमेंट तो पक्का होगा। कौन कौन सा? एक आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा एचआर डिपार्टमेंट, एचआर मतलब कौन सा? जो लोग आपको रिक्रूटमेंट में काम करते हैं, और तीसरा डेटा एनालिटिक्स वाले, मतलब बोलना जो आपके इंजीनियर भी हो सकते हैं। डेटा मतलब कौन सा? जो आपने चीज़ वहाँ पे दिए हुए हैं, मार्केट में क्या क्या चीज़ चाहिए उसके आपको एनालाइज करने वाले लोग, हाँ कि ना? जी हाँ। तो सब चीज़ वहाँ पे होता है। अगला क्या यहाँ बोला कि आई हैड कॉल्ड द क्या अकाउंटेंट्स प्रोफेशन एज अ क्या फेयरेस्ट इन्वेंशन ऑफ द क्या ह्यूमन माइंड। क्या है? इट्स क्या फेयरेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? किसने बोला है? देखो नाम क्या है? गोयथे, राइट? गोयथे नाम अजीब है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, at the core of all types of learned profession there is the क्या desire of public good and finding the best way to serve society, and by the use of science and science of accountancy and under spell of its art, a dynamic pattern which assists business in the क्या planning its future is woven by accountants out of the inert mass of non speaking silent figures, right? तो बहुत से सुनना, अगर मान लो आपके पास में अभी नाउ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर राइट। अगर आपके सामने किसी कंपनी का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट दिखाई दे दे, तो आप उसको देखकर इतना तो समझ सकते हो ना कि इसकी हालत कैसी है। अरे बोलो हाँ कि ना? नॉर्मली तो बोल सकते हो ना। जैसे मान लो एक कंपनी आपके सामने दिखा रहा है कि उसके कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस 100 करोड़ का है, दूसरा 1 रुपये का भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे?
जो कंपनी के पास में सबसे बड़ा जो सॉकर का है वो कंपनी इज वेरी गुड, इज इन वेरी गुड पोजीशन, लेकिन कुछ है ही नहीं। मतलब क्या भैया, ये क्या कब तक चलेगा पता ही नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो? तो इतना तो आपके माइंड में जा रहा है ना, हाँ कि ना? तो ये सब चीज़ क्या है कि जो आपको डेटा कुछ लिखा नहीं है बट आप देख समझ के अच्छा हाँ इसका इम्पैक्ट ये आ सकता है, राइट। दूसरा चीज़, अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करते हो तो क्या पता उस कंपनी के अंदर में, पीएल के अंदर में कुछ ऐसे आइटम्स उसने इनकम में दिखाया है या फिर एक्सपेंस में दिखाया है जो किसी से रेलिवेंट ही नहीं है। जैसे भैया मान लो उसने फिक्टिटियस एक्सपेंसेस या अपने बैलेंस शीट में फिक्टिटियस असेट्स को ज़्यादा डिस्क्लोज किया है। ये लो, मेरे पास ये भी है। मतलब क्या, उन लोगों ने अपने अकाउंटिंग को विंडो ड्रेसिंग करके रखा है, तो दैट इज नॉट गुड ना। इतना तो समझ सकते हो ना। ऐसे विंडो ड्रेसिंग जो बताया था, बोलो हाँ कि नहीं? जी हाँ। तो ये सब टर्म्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुनना, ये जो आपको जो मैंने बोला किया है ना, उसको प्लीज़ रखना मार्क करके, इसको एग्जाम में आएगा तो ध्यान से करना, ठीक है ना? चलो अगला, एरिया ऑफ सर्विसेज, तो कहाँ पे आएगा? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। स्टोरी ऑडिट नॉर्मली कौन करेगा? तो सुनना, दैट कैन ओनली बी डन बाय द सीए। स्टोरी कौन, ये कौन करेगा? सीए ही करेगा, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। सुनना, जब कोई हमसे पूछता है ना कि भैया सीए में कौन सा करें, कौन सा बेस्ट है, एक तो पहला गाली आता है मुँह से, अरे भाई तीनों का अपना फील्ड ऑफ वर्क है, तीनों का अपना खुद में स्पेशलाइजेशन है, राइट। जो एक करेगा वो दूसरा नहीं कर सकता है। कुछ काम है जो तीनों करता है, लेकिन जो मेन काम है वो सिर्फ वही करेगा और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। जैसे कि अगर मान लो कोई सीए करता है तो कॉस्ट राइट कौन करेगा? सीए करेगा। सीए के पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि जाके कॉस्ट राइट कर पाए, राइट। अगर मान लो किसी कंपनी का आपका सेक्रेटरियल ऑडिट है, और नॉर्मली कौन करेगा? सिर्फ सीएस करेगा। सीए में नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबका अपना फील्ड ऑफ वर्क है। हाँ, अब पेमेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट में नॉर्मली बोलते हैं किस में ज़्यादा कमाएंगे, तो भाई साहब कमाने के लिए तो सीए ज़्यादा कमाओगे, यही सबसे बड़ा ये हाँ जी, कमाने के लिए ज़रा अब तो सीए में ही कमाओगे। ये तो आपका फैक्ट बात है, राइट। हाँ, अब वो भी डिपेंड करता है कि आप अच्छे सीए बने हो कि नहीं बने हो, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, राइट। नहीं तो क्या पता एक जो बीकॉम करके गया है ना, उससे भी आपको कम मिल सकता है, राइट। चलो मैंने बस बता दिया इंटरनल ऑडिट, राइट। सुनना, इंटरनल ऑडिट जो मैं एज पर द लॉ बोल रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट कैन बी डन बाय द नॉन सीए एज वेल। मतलब क्या, जो सीए नहीं वो भी इंटरनल ऑडिट नॉर्मली कर सकता है, इसमें सीए रिगार्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो होता है इंटरिम ऑडिट, राइट, तो ये उसके लिए कंपलसरी नहीं बोलता है। टैक्सेशन का काम करता है ये, हाँ कि ना। अगला कौन सा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन सा? कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऐसे जब मैं पहले बोल रहा था, आपने सुना होगा मेरे मुँह से कि बिंग अ सीए, अगर आपके पास में कोई आएगा कि भैया इतने पैसे है, कौन सा बिजनेस करूँ, मतलब कि यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सम कंसल्टेंसी सर्विसेज, फ्री में दोगे क्या? एकदम भी नहीं। अरे बाबा इतना पढ़े हैं, वी आर नॉट फॉर फ्री। सिंपल सी बात है, अगर पढ़ने का दिन सीए लगाए, इतना मेहनत करने के बाद भी वहाँ भी दोस्ती निभाएंगे, मेरा रिटर्न लगा दो ना, घंटा पैसा लाओ, सिंपल। इतना मेहनत किए पढ़े काहे के लिए, समझ रहे हो क्या? अगला कौन सा? फाइनेंशियल एडवाइस जो दे सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, इंश्योरेंस के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करना है, कब आपको कब करना है, इन्वेस्टिगेशन का काम है। सुनना, कंपनी के अंदर में अब बहुत सारे ये जो है ना, ये आपका सीए के लिखा सके नाउ डे बेस्ट काम हो गया है इन्वेस्टिगेशन। भैया ये कैसे, थोड़ा समझो। मान लो आज के डेट में ना जो बैंक भी है ना, अपने किसी भी क्लाइंट को लोन देने से पहले उसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है। अब बैंक खुद थोड़ी करेगी, वो हायर करेगी किसको? ऐसा इवन इट कैन बी सीए और सीएमए कि भाई साहब थोड़ा सा मालूम करो इसके बारे में, और वो प्रॉपर एक रिपोर्ट देगा और उसके बेस पे उसको लोन मिलेगा या फिर लोन नहीं मिलेगा। डन है क्या? 30 चीज़ें भी नॉर्मली होता है। आगे देख लो पेंशन स्कीम्स के बारे में, क्योंकि भैया अभी आप काम कर रहे हो, जब रिटायरमेंट में जाओगे तो पैसे चाहिए ना जीने के लिए, तो कहाँ से आएगा? देख लो, बताएंगे सब कुछ। अदर सर्विसेज भी बहुत सारा है, दैट इज आपका सेक्रेटरियल वर्क है, बोला ना कि आपका नॉर्मली सीएस करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ, लेकिन उसका जो अकाउंटिंग है वो सीए करके देगा। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, मैंने बहुत सारे जो काम है जो सीए करता है उसका मैं बताया हुआ है। डन। चलिए, सीए इन इंडस्ट्री तो आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हो, पर पब्लिक में भी आपका फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसीज, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब हर जगह सीए काम नॉर्मली रहता ही रहता है। डन। तो आपके पास में पता है क्वेश्चन, और लोग अकाउंटिंग का जब पता है इस बार क्या पूछ सकता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, राइट। तो यू हैव टू प्रॉपर एक्सप्लेन दिस टर्म्स। डन। चलिए, ओके फाइन।
यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है, देखो ना, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलो, जो आपके पास देख पा रहे हो सभी है ना, आंसर है हाँ। ऑब्जेक्ट है बुक कीपिंग, तो नॉर्मली हम दोनों ही बात कर लिए ऑलरेडी, डन है क्या? तो ये आपके शॉर्टकट दिया हुआ जो यहाँ पे जो समरी है आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। एक बात और, इस यूनिट का नहीं, यूनिट 1 से 9 तक जितना भी है उन सब का एक एक ट्रू और फॉल्स कर लेना। क्या बोला? एक एक ट्रू और फॉल्स कर लेना, एक भी मत छोड़ना, क्योंकि इसमें से मुझे लग रहा है वर्ड्स चेंज करके सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आने वाला है ट्रू और फॉल्स में, फॉर डैम श्योर, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे देना क्या बोला, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। रीजन बताओ, यू हैव टू राइट द रीजन ना भाई, इंग्लिश में बोलना, हिंदी में थोड़ी लिखना है। Where bookkeeping Accounting ends, starts accounting where starts. accounting starts where bookkeeping ends. Bookkeeping is the primary stage while accounting is the secondary stage. राइट एंड अब वो जो लाइन बोला ना, इसमें डाल देना सोना पे सुहागा। मेरी बात समझ रहे हो, दो में दो चाहिए ना, तो प्रॉपर्ली आपको लिखना पड़ेगा। डन। अगला क्या है, ये समझ रहा, ये ऐसी चीज है जो आप लोग गलती करके आओगे, क्या बोलोगे भैया लिख के तो आए थे बट मार्क्स नहीं दिया, घंटा वैसे देगा, उसके मन लायक तुम लिख के आए नहीं हो। जी हाँ, उसके मन लायक देना पड़ेगा ना, वो आपके मन पे नहीं चलेगा, वो अपने मन पे चलेगा। चलो यहाँ देखो आगे देखना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द क्या, ट्रू की फॉल्स? कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो काम है मैनेज करना, वो कम्युनिकेशन कैसे करेगा यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को? सर एज्यूम दूसरा है किसी बोलिए बोलिए बोलिए। फॉल्स है ना? पक्का श्योर हो? हाँ आंसर क्यों देख रहे हो तुम लोग? देख लेंगे। ए रुक देंगे। सर याद इधर अच्छा एक, चलो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ। मैंने आपको ये नहीं बोला कि भी सही की गलत है, मैं इससे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। सोचो कम्युनिकेशन का जो मेनली काम होता है तो मैनेजमेंट ही करता है। नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अकाउंटिंग करेगा। हाँ, फाइनेंशियल Management स्टेटमेंट accounting करेगा ना, नहीं वो सब में। क्या बोला फिर से वो? Accountancy करेगा तो प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो आपका वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहाँ से आया? फाइनेंशियल accounting मैनेजर करता है। तो फॉल्स। रीजन क्या लिखोगे प्रॉपरली? रीजन ये देंगे कि the finance and accounting are the cover the preparation and the interpretation of financial statement. I think it's true because हम लिख सकते हैं इसमें फिलहाल। accountants like वो तो लिखवा देंगे। accountants can be also part of the management and they are the ones who prepare it and then एक बात थोड़ा समझो, अकाउंटिंग जब आपका प्रॉपरली करके मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे देन दे कैन टेक डिसीजन ना, तो ये आपको तो दोनों बात को लिखना पड़ेगा ना बेटा जी। मेरा बात समझे मैंने क्या बोला? आपको ये दोनों बात को बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर आप नॉर्मली देखते हो तो इन लोगों ने इसका आंसर दिया है कि नहीं? दिया होगा। कौन सा दूसरा है ना? अब थोड़ा सा देख यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा देख, ये थोड़ा लाइन देख, ये देख ये वाला लाइन। हम लोग यही बोले सर। हाँ वो भी यही बात बोला। हम तो यही पूरा बोला। इंग्लिश तुम थोड़ा सा हम उल्टा कोई फुल्टा छापा बोला, था। राइट। और हाँ सुनना, कवर एक करना। जा- अब तो एक बात और सुन जा, इम्पोर्टेंट लाइन इसमें जब बोलोगे ना तो ध्यान रखना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कवर लिखा है ना वहाँ पे आप लोग एक लाइन और ऐड कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट दैट विल सर्व एज अ अकाउंटेंट टू द मैनेजमेंट। मतलब जो भी यहाँ पे अकाउंटेंट का जो काम रहेगा दैट विल सर्व टू द क्या, मैनेजमेंट, कि जो मैंने काम किया मैंने उसको दिया, देन ही कैन टेक डिसीजन ऑन दैट, राइट। दैट इज वाई। चलो ओके चलो एक लास्ट स्मॉक करते हैं। देखो ना 6 वाला पॉइंट, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। एकदम, क्यों? बिकॉज ऑन द पार्टिकुलर डेट, एज ऑन दैट डेट बनाते हैं। चलो हटाओ, तो ये सब आप लोग संभालो आराम से, कहानी खत्म। तो यूनिट 1 खत्म हमारा।
चलिए, तो अगला क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। देखिए ना, ये सारे कंसेप्ट्स मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट रिकैप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एंटिटी कंसेप्ट नॉर्मली क्या बोलते हैं बताओ ना, वे बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, ऑल द ट्रांजैक्शंस विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस नॉट बिजनेसमैन। अगला मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब कौन सा, दो इवेंट व्हिच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। पीरियडिसिटी, सुनना, कैन आई से इट्स द एक्सेप्शन टू द गोइंग कंसर्न। वे कैसे, गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, बात के करता वो हाँ मतलब गोइंग कंसर्न बोला भैया कि द बिजनेस विल गो फॉर एवर विदाउट एनी ब्रेक, बट नॉर्मली क्या है कि अकाउंटिंग करने के लिए उसको पार्ट वाइज में ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज कौन सा, इस पर क्या, पीरियडिसिटी कंसेप्ट। डन है क्या, तो ध्यान रखना, सुनना एक बात और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे ही नॉर्मली हम लोग अपने बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटी को नॉन करेंट और करेंट में बाइफर्केट करते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा गया है, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं नॉर्मल, ध्यान रखना। अगला क्या है, अगला अक्रूवल कंसेप्ट, तो सुनना, अक्रूवल मतलब कौन सा, याद करो, एक्सपेंसेस शैल बी रिकॉर्ड ऑन इनकर्ड बेसिस व्हाइल इनकम शैल बी रिकॉर्ड ऑन द अर्न्ड बेसिस। दूसरी बात सुनो ध्यान से, अक्रूवल कंसेप्ट ही हमको एक बात और बोलता है कि एक्चुअल पेमेंट एंड एक्चुअल रिसीप्ट डज नॉट मैटर हियर। डन है क्या, मतलब कि अगर इस अकाउंटिंग पीरियड का मेरा खर्चा इनकम है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, आपको रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। और इसी कारण से हम लोग अपने ट्रेडिंग पीरियड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस करते हैं, अक्रूड इनकम को ऐड करते हैं और रिसीप्ट को लेस करते हैं। डन है क्या, चलो बढ़िया। अगला मैचिंग कंसेप्ट, ये क्या बोलता है कि वे हर साल का जो एक्सपेंस है उस सब इनकम से मैच करना चाहिए, और इसी मैचिंग कंसेप्ट के कारण हम लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। अरे ट्रेडिंग अकाउंट जो नॉर्मली आइटम्स हैं उसमें आता है कौन सा, एक्सपेंस इनकम, तो क्लोजिंग स्टॉक वहां पे क्या कर रहा है, तो आंसर है एज पर मैचिंग कंसेप्ट। क्यों, बिकॉज सुनो ध्यान से, बिकॉज भैया जब आपने परचेज किया होगा तो डेबिट में आ गया उसका इंपैक्ट, अरे आया कि नहीं आया, उसको कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में, ताकि दोनों में मैच कर जाए, राइट। तो आपके पास में ट्रू और फॉल्स आ सकता है, एज पर विच कंसेप्ट या फिर एज पर दैट कंसेप्ट द क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। डन, ऐसा मैचिंग कंसेप्ट, ध्यान रखना। अगला गोइंग कंसेप्ट तो मैंने बात कर लिया, याद करो ना, अगर आपको किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो मेजरमेंट है ना, डायलॉग याद करना, बिजनेस और अजर और अमर है, मालिक नश्वर है, मतलब कौन सा, वे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में बिजनेस जाएगा लेकिन जो मालिक क्या होगा, मर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। एग्जांपल रिलायंस कंपनी, टाटा, जिसका भी ले लो, रिलायंस कंपनी के फाउंडर नॉर्मली कौन थे, क्या वो भी हैं, कंपनी बंद हो गई, मेरी बात समझ रहे हो, राइट। अगला कॉस्ट कंसेप्ट, सुनना, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम लोग अपने बिजनेस के अंदर में जो भी असेट्स हैं उसको कॉस्ट पे नॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा, अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे, और हाँ ध्यान रखना राइट पे, हाँ जी। अब सुनना, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो आपने एक्विजिशन कॉस्ट लगाए हो ना उस पे रिकॉर्ड नॉर्मली करके दिखाएंगे। रिलेशन क्या है, रियलाइजेशन, और अगर ये आप लोग बोले कॉस्ट और इनकम व्हिच इज लोअर, वो मत बोलना। हाँ जी, मतलब अब सुनो, मार्केट वैल्यू अगर आप बोल रहे हो ना तो दो बातें आती है। सोचो, मान लो कॉस्ट मेरा 1 लाख का है, मार्केट वैल्यू 1.5 लाख का है, तो क्या मैं 1.5 लाख पे रिकॉर्ड करूँ? नहीं। अब आप खुद अपना इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अगर ये मुझे जो क्लियर करेगा उसके मेरी तरफ से 50 रुपीज इनाम। ए कंडीशन आप लगा रहे हैं, नहीं लगा तुमको ना लग रहा है प्रॉपर लॉ के साथ में अग्रीमेंट करना पड़ेगा स्टाम्प पेपर पे। कंडीशन नहीं है। क्या देख रही हो दीदी, मत देखो, पढ़े नहीं हो घर पे, कोई नहीं बोलेगा। रियलाइजेशन कहाँ पर है? भाई साहब अकाउंटिंग कंसेप्ट में पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि नहीं, लिखाया भी है ना, वही तो। और कॉपी होकर बैठी हुई है, देखो ना, ये तो बैठी हुई है। नाम चेंज कर दिया इसका, रियलाइजेशन नहीं। नहीं, रिलेशन ही था। अरे हाँ, बोल। रियलाइजेशन का कंजर्वेटिज्म, conservatism and realization, then we take the lower Conservative value. नीचे दिया यस, अब सुनो, यहाँ नहीं, प्रॉपर बात नहीं है, अब सुन लो। जब आप बोल रहे हो मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इज आल्सो मैटर, दूसरी बात
जब मैं कंजर्वेटिज्म बोलता हूँ तो यहाँ पे दो टर्म्स ना, प्रूडेंस वाला स्टोरी, ये दोनों को लेकर आएंगे। और वो चीज आपका तभी अप्लाई होता है जब वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, नॉट इन द केस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बात समझे? ये जो आप अप्लाई कर रहे हो कंजर्वेटिज्म वाला, ये कहाँ रहेगा? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक के केस में। असेट्स में ये आपका बोलता है, थोड़ा समझो। अब मैं इसका मेहनत बोल रहा हूँ, ये बोलना चाह रहे जैसे मतलब क्या कि असेट्स लेस डेप्रिसिएशन, असेट्स लेस डेप्रिसिएशन, जो करके वैल्यू आता है उसको दिखाएंगे। अब मन में आएगा भैया अगर व्हाट अबाउट इफ देयर इज एनी असेट्स लाइक क्या आंसर है अप्रिसिएबल, तो मतलब तब उसको आप रिवैल्यू करके दिखाओगे। कौन सा? रिवैल्यू करके दिखाओगे। हाँ जी, डन। एक काम करो ना, थोड़ा सा इसको एक बार रीड कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने आप लोग से लिखवाया भी था ये सब कॉपी में। आपने लिखाया बोल आपने लिखा यहाँ किस लिए? चलो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ बोल रहा है इट क्लोजली फॉलो द क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट इज टू बी क्या रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द क्या बिजनेस रियलाइजेस इट। जब तक उसको रियलाइज नहीं कर रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। अगला व्हेन एन असेट इज रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कितना 5 लाख एंड इवन इफ इट्स करंट कॉस्ट इज 15 लाख सच एज इज नॉट काउंटेड अनलेस देयर इज क्या सर्टेनिटी चेंज इन क्या मैटेरियलाइज्ड। मेरी बात समझे? एकदम वही तो बात मैंने थोड़ा पहले बोला ना आपको, राइट, कि अगर इंक्रीज हो गया तो आप बढ़ा के दिखोगे क्या? आपने खुद बोला नहीं, क्यों भाई? मतलब ये मानता ही नहीं है ना, हाँ कि ना, क्योंकि आपके बिजनेस से कैश जो है वो तो कम गया हुआ है, राइट। अब एक बात और बोलूं, आप लोग आगे चल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पढ़ोगे, एक तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, राइट। तो वहां पे जब पढ़ोगे ना तो इस चीज का फिर थोड़ा सा बात वहां पे आएगा, राइट। तो अभी नहीं है, हटा दो, बट ये थोड़ा सा बात समझ के मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगला थोड़ा सा ये देख लो, हाउएवर क्या अकाउंटेंट्स फॉलो क्या मोर कंजर्वेटिव पाथ, जो ये दीदी बोल रही थी, जो मैंने अग्री किया इनसे। अगला क्या दे ट्राई टू क्या कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस बट डू नॉट क्या दैट इज वाई। अगर कम होता तो रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन अगर 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 कुछ गेन है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब पूरा सर्टेनिटी रहेगा तो रिकॉर्ड करेंगे एकदम। सर ऐसे चला दिया वेंटिलेशन हो जाएगा। चलो डन है क्या? तो समझ पाए? सुनना अब इसे यहाँ पे देखना, बोला मिस्टर एक्स परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड ऑन 1195 कितना पेइंग ₹2000, इट्स करंट मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1,02,000। कब? 31 दिसंबर 2020। 95 का जमीन अभी आ गया। तो सुनना शुड द अकाउंटेंट्स शो द लैंड कितना 2000 फॉलोइंग कॉस्ट कंसेप्ट एंड इग्नोरिंग 1 लाख। क्या करेंगे बताओ? देख पा रहे हो कैसे दिखाया हुआ है, राइट। ये तो आपका पहले का हो गया ना, क्यों? अब याद करो मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन। अब नीचे करके देखो तो भैया जो आपने अनलाइज गेन किया ना 1 लाख का, ड्यू टू क्या इंक्रीज इन क्या वैल्यू ऑफ लैंड, ड्यू टू क्या रिवैल्यूएशन। तो अब आप उसको नॉर्मली दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये टर्म्स यहाँ पे नॉर्मली देखता है। और हाँ, ये जो नॉर्मली हम लोग डिस्क्लोज करते हैं एज पर गैप, कौन सा एज पर गैप, कौन सा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। चलो ओके फाइन, क्लियर बात। चलिए ड्यूअल एस्पेक्ट तो समझते ही हो ना, कौन सा एवरी डेबिट हैज कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और क्या कैन से जितना से मेरा अगर असेट्स बढ़ रहा है मतलब क्या सेम अमाउंट से लायबिलिटी भी नॉर्मली मेरा बढ़ेगा। चलिए जी, हाँ ये थोड़ा सा इल नंबर 1 में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करेगा कि आपको निकालना कौन सा है, आंसर है क्लोजिंग कैपिटल। देख पा रहे हो क्लोजिंग कैपिटल? आप लोग क्या इसको निकाल के मुझे दे पाओगे? देखना कैपिटल ओपनिंग मेरे पास में है, क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास में नहीं है, देख पा रहे हैं। अगला 12% बैंक लोन है, 1 लाख का ओपनिंग क्लोजिंग 1 लाख का। ट्रेड प्लस कितने का भैया 75 का ओपनिंग है, 70 का क्लोजिंग है। सुनना ट्रेड प्लस नॉर्मली मेरे क्या है लायबिलिटी। अगर ओपनिंग से कम क्लोजिंग है मतलब आपने पेमेंट किया है कितने का 5 का, डन। अगला क्या है फिक्स कितने का 1 25 1 10। अब सोचना असेट्स की वैल्यू कम कब होगा भैया, दो केस में या तो आपने सेल किया है फिर कौन सा ड्यू टू डेप्रिसिएशन, राइट।
आगे देख लो, अगला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल 75 से 80, मतलब क्या 5 का डेटा मेरा और क्रिएट हुआ है, मतलब मैंने और सेल किया, कौन सा, क्रेडिट सेल। अगला इन्वेंट्री 7 से 80, मतलब मैंने परचेज किया होगा, राइट। अगला कैश एंड बैंक 5 से 6, मतलब कैश में आया होगा, राइट। अब बोला फाइंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द क्या, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। क्या ये आप लोग मुझे करके दे सकते हो क्या? ये सेम सवाल एग्जाम में आया हुआ है, वर्ड स्ट्रिंग एंड सब कुछ चेंज करके। एक कर सकते हो क्या तुम लोग फटाफट? तुम्हें ये बता कि क्या बोलना चाहिए, तुम वो समझ रहे पहले। सर दो तो ईयर क्यों दिया? एक बात बोलो, पहले आपको काम करना क्या है, पहले रुक जाओ, देखो आपको करना क्या है ना, अगर आप नॉवल देखते हो तो मेरे पास जो आइटम्स दिया है सिर्फ क्या है, असेट्स और लायबिलिटी है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी आप तो कैपिटल आ जाएगा और वही तो निकालना है। और एक बात और सुनो ध्यान से, अगर दोनों कैपिटल को कंपेयर करेंगे, याद करो ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में क्या आएगा, प्रॉफिट, क्योंकि ड्राइंग तो कुछ है नहीं। वही तो बात कर रहे थे। कर सकते हो आराम से, हाँ कि ना। तो ऐसे सवाल आपस में रह सकते हैं। तो आओ ना थोड़ा देख लेते हैं। देखो इक्विटी लायबिलिटी, इक्विटी मतलब क्या है, कैपिटल जो आपके बात कर रहा है। तो देख लो लायबिलिटीज में क्या है, बैंक लोन, ट्रेड पेबल्स, दोनों को ऐड किया। असेट्स में क्या है, फिक्स्ड, रिसीवेबल, इन्वेंटरी, कैश एंड बैंक। देख पर कौन सा, ये ओपनिंग का लिया हुआ है, डन, ओपनिंग का लिया हुआ है, राइट। 275 इक्विटी प्लस लायबिलिटी टू असेट्स कितने का, 275 का, डन। ये ठीक है ना, राइट। अगर मेरे पास क्या है आंसर, जब मैंने ईयर एंड किया तो असेट्स जो मेरे पास दिया हुआ है, लायबिलिटी जो आपके पास दिया हुआ है, इक्विटी इक्वल टू कौन सा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आपके पास में दिख रहा है क्या, डन है क्या। अब ये चीज को नॉर्मली निकाल के देना था, कहानी खत्म। अब दोनों का कंपेयर करके निकाल लो, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सी बात है जो नॉर्मली करना पड़ेगा। कर सकते हो ना आराम से, एक कर सकते हैं ना तुम लोग, पक्का, राइट। आगे बढ़ूं मैं, 6 आ गया, हाँ आ गया, कर सकते हैं ना आराम हाँ, आंसर आ से। गया। चलो आगे देखिए, तो कंजर्वेटिज्म तो ऑलरेडी पता है ना कौन सा भैया, आंसर सुनो ना। कंजर्वेटिज्म की जो 3 कॉन्सेप्ट अंदर का, जो ये एक बात किया, 2 में बात कर लो, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्या, अल्टरनेटिव वैल्यूज। सुनना, एक नॉर्मली एक वर्ड लिखना है यहाँ पे तुम लोग बगल में अगर जगह हो तो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म लिखना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये का वर्ड इससे पहले कोई सुना है क्या, सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जी ओवर फॉर्म। तो समझो, देखो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट नॉर्मली ये बोलता है भाई साहब कि हमारे बिजनेस के जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं उसको प्रोवाइड करेंगे, बाकी इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब बोलता है कि इसमें ना आपके पास में कुछ कंसेप्ट हैं, कौन सा, क्वालिटेटिव जो कंसेप्ट है जो यहाँ पे बात करता है। पहला कौन सा है, प्रूडेंस। सुनना क्या बोला, जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेज विच हैव टू बी क्या, गार्डेड, एज वेल एज कौन सा, गेन्स विच आर अनसर्टेन। उन दोनों को लेकर नॉर्मली काम कर लेता है कौन, प्रूडेंस। लेकिन न्यूट्रलिटी बोलता है कि अनबायस्ड आउटलुक दे दो। मतलब क्या है, सुनना, बोलता है कि अगर पॉसिबल लॉसेज है उसके लिए अगर प्रोविजन बनाते हो तो जो आपके पॉसिबल गेन है उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हो, राइट, उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे बोलता है कि अगर मान लो आपके पास में 2 चीज है, मैंने वर्ड यूज किया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस मतलब क्या, सच्चाई क्या है, फॉर्म मतलब क्या, रूल्स क्या बोलता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2 वर्ड सामने दिया हो, एक सच्चाई जो आपको दिख रहा है, दूसरा फॉर्म मतलब रूल्स, तो दोनों से किसको फॉलो करोगे। तो बोल रहा है कि जिसका वेटेज ज्यादा होगा, मतलब क्या, सब्सटेंस को मैक्सिमम टाइम पे फॉलो करेंगे, ना कि फॉर्म को। अगर मुझे बिजनेस में दिख रहा है कि मेरे पास प्रॉफिट हो गया तो भाई साहब उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों छोड़ देंगे, मेरे बात समझ रहे हो। ये नॉर्मली कौन बोलेगा, सब्सटेंस। क्यों, बिकॉज इट वर्क्स ओवर फॉर्म, दैट इज वाई, डन। आगे देखना, क्या, एंड रिकॉर्ड सच पॉसिबल लॉसेस एज वेल एज क्या, टू एक्सक्लूड अनसर्टेन गेन्स। अगला जो फ्यूचर में जो होने वाले वैल्यूज उनको भी लेके काम करेंगे, राइट। इसलिए तो एग्जाम्पल यहाँ पे हटा दिएगा, नहीं पहले बुक इसमें नहीं, इसमें नहीं है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो, इसमें नॉर्मली होगा क्या कि अगर मान लो मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख का कोई गुड्स है, राइट, जिसको अगर मैं आज सेल करूँ ना तो मुझे ना मात्र 80,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। मतलब कि आई हैव टू सोल्ड दिस गुड्स ऑन लॉस, राइट। अब सोचना, मान लो अगर मेरे पास सच्चाई ये दिख रहा है कि यार अगर मैं इसको होल्ड करके 1 महीने बाद बेचूं तो ये मेरा 1.2 में जाएगा। अब आप नॉर्मली क्या करना चाहोगे, होल्ड करेंगे। तो ये आप कैसे काम करो, सबसे ओवर फॉर्म की नहीं, आंसर है हाँ, क्योंकि अब सोचो, अब इन दैट पीरियड जो आप वेट कर रहे हो, दैट स्टॉक विल बी क्या, हेल्ड एज अ क्लोजिंग स्टॉक,
आंसर है हाँ। डन। ये सब टर्म्स भी नॉर्मली देखता हूँ वहाँ पे। आगे देख लेते हैं थोड़ी। चलिए कंसिस्टेंसी समझते हो ना, याद है ना क्या था इसमें, एक बार जो मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया मुझे फिर कभी चेंज नहीं करता, राइट। चेंज कहाँ करेंगे, 3 केस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई विद लॉ और बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल। बढ़िया, गजब गजब। चलो ठीक है ना, यहाँ पे दिया ऑलरेडी। अगला क्या है, मटेरियल कंसेप्ट। ये क्या था बताओ ना भैया, अगर छोटे मोटे खर्चे ऐसे जो सुनना अमाउंट, मतलब अमाउंट को लेके बात करेंगे, सुनना छोटे मोटे खर्चे मतलब क्या है, जिसका बेनिफिट वाले लॉन्ग टर्म है, बट अगर वो मेरा डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं करता, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। मेन क्या है, सुनना मैं तुमको रिकॉर्ड करूंगा, अच्छा इज्जत भी दूंगा, कब, जब तुम मेरे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करोगे, नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। ये पता है ना, देखो ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कितने, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल। चलिए जी, अच्छा इसका मीनिंग क्या है, ये मतलब क्या है अगर वो बताता नहीं कौन सा पॉलिसी फॉलो करता है तो ये ठीक करता है, अज्यूम करेंगे कि ये तीनों एकदम, मतलब कि कोई भी बिजनेस और कंपनी के अंदर में अगर उन्होंने एक्सप्रेसली कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट है, सबको फॉलो थोड़ी ना करेगा, हाँ कि ना, अगर कुछ भी नहीं बोला तो 3 कॉन्सेप्ट फॉलो वहां पे हो रहा है। सुनना, अगर इन 3 में से कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा तो बंद करो। रुको हट, तब उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट में दिखाना पड़ेगा कि हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाकी फॉलो नहीं कर रहे मतलब नहीं दिखाना, लेकिन अगर इन 3 में से कोई अगर एक फॉलो नहीं करे उसको दिखाना पड़ेगा अलग से, कहाँ पे, फुटनोट में। बंद करो। चलो आगे, ये तो देख लो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले कौन सा है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। आप समझ पा रहे हो, मतलब कौन सा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ क्या है, कुछ फीचर्स है जो आपको देखना पड़ेगा। पहले कौन सा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो आप बना रहे हो वो प्रॉपर्ली भाई पढ़ तो पाए, कोई समझ तो पाए, बोलो हाँ कि ना। अलग कौन सा, रेलेवेंस, मतलब कौन सा, कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिए हुए हैं दैट मस्ट बी हेल्पफुल इन द क्या, डिसीजन मेकिंग। अगला क्या है, अगला मेरे पास कौन सा, रियलेबिलिटी, मतलब कौन सा, आंसर ट्रस्ट कर ले, भरोसा कर ले कि जो आपने लिखा है सब कुछ सही किया है, विंडो ड्रेसिंग आपने नहीं किया होगा। कंपेटिबिलिटी, मतलब क्या, पास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, आंसर आराम से, राइट। अगला क्या है, मटेरियलिटी, तो आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, ठीक है ना। चलो सुनो ना, इसको जो मैंने छोड़ दिया ना, इसको आप एक बार रीड करोगे बस ध्यान से, जस्ट रीड सर भाई 11 में बता दीजिए कंप्लीटनेस। अरे भाई साहब, मतलब सुनना, अगर नॉर्मली जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मुझे रिकॉर्ड करना है, पहला विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, दूसरा जो भी चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया दैट मस्ट बी प्रॉपर यूजेबल, राइट, उसी चीज़ को लिखा है। देखो, टू बी रिलेबल द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी क्या, कंप्लीट विद इन द बाउंड्स ऑफ मॉनेटरी एंड कॉस्ट। दूसरा, अब सुनना, मान ले मैंने तुमको, तुम मेरा सीए है, मैं तुमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेडी कर, तुम आराम से कर रहे हैं एकदम लहरा के, क्यों, ताकि जितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा उतना मुझे एक्स्ट्रा कमाई होगा। तो भाई जब कंपनी का तुम कॉस्ट बढ़ा रहे हो ना, तो क्या तुमको हम ऐसे करने देंगे। और सुनो याद से, एन ओमिशन कैन कॉज इन्फॉर्मेशन टू क्या, टू बी फॉल्स और मिसलीडिंग एंड दस क्या, समझ पा रहे हो। तो जो भी इन्फो प्रॉपर आप वहां पर रिकॉर्ड करके नॉर्मली दोगे। चलिए जी, इसे तो समरी है, हटाओ। यहाँ पे भी जो है आप लोग ध्यान से कर सकते हो क्या, देखो ना, एक थोड़ा देखते हैं, सुनना, ये वाला फोर्थ रहा बोलना, फोर्थ आंसर तो बोलो आप लोग, क्या होगा, जल्दी बोलो, ट्रू की फॉल्स, ये नहीं, क्या नहीं तुम बोल रहे हो, फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स है। लग तो रहा है। अच्छा बोलेगा मैक्सिमम फॉल्स आता है ना, ये भी फॉल्स ही होगा। मैक्सिमम फॉल्स है, आप देखिएगा सब करके बैठो। मैक्सिमम फॉल्स है, एग्जाम में नोट नहीं देगा। अब एग्जाम का नहीं पता, इन बुक्स में मैक्सिमम फॉल्स। अच्छा ये फॉल्स है कि नहीं, तुम सब लोग नहीं करते हो क्या, सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, क्वालिटी लगाएंगे सर, ठीक है।
multi. Both true and false. क्वालिटी लगाएंगे लोग को फॉल्स कर देंगे जी ये फॉल्स है। रीजन 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 क्योंकि बहुत ट्रू एंड फॉल्स This is materialized concept which materializes the assets and liabilities, and prudence says that whichever is एकदम। lower. और आप चाहो तो तीनों को भी बोल सकते हो, कौन सा? प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और जो सरफेस वाला था। समझाइए, हम लोग नहीं समझे। अबे जब तक मैटेरियलाइज नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं तो वो। ये ट्रू है। हाँ False फॉल्स है। वो तो हाँ, तो बस ये ट्रू। सुन ये देखना, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स रिजल्ट्स इन, क्या होगा? अगर ट्रेड पेबल्स अमाउंट नॉर्मली कम हो जाएगा, इंक्रीज ट्रेड पेबल का तो डिक्रीज पैसा देना है तो कम Decrease in assets। डिक्रीज इन एसेट्स। जी हाँ, क्योंकि जब पेमेंट मतलब कैश कम होगा ना। चलो तो ये भी मैंने खत्म हो गया क्या? ये देखना सुनना, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस एज क्या एज पर। ये सब किताब में नहीं आता। हम लोग MCQ नहीं है। इसी बात खेल सकता है, वरना कि इसी चीज को तो ट्रू और फॉल्स में डाल सकते हैं ना, एकदम पॉसिबिलिटी है। चलो हटाओ, अब सुनो ध्यान से। अच्छा मैं एक बता दूं, मैं आप लोगों को आज तो नहीं, जब हमारा रिवीजन खत्म होगा ना, तो रिवीजन के लास्ट डे मैं आप लोगों को कुछ अलग से ट्रू और फॉल्स एंड डिफरेंसेस एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकता है उसका लिस्ट रेडी हो रहा है, वो भी आप लोग को नॉर्मली मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट ट्रू और फॉल्स 200 के आसपास में होगा, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। उसको देख लेना, आपका पूरा मतलब सबका मिला के मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेना, आपका बहुत बेड़ा पार लग जाएगा। राइट, सेम है शॉर्ट क्वेश्चंस का भी रहेगा, जो आप लोगों को मैक्सिमम उसमें आता है, कुछ कुछ नहीं भी आता है, तो आप लोग उसको या तो रीड कर लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो चीज़ें ना कवर मैंने किया हुआ है, तो मैंने कॉपी नोट्स में वो सब चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो हटाओ, आगे बात कर ले। यूनिट नंबर 3, कौन सा लॉजिक? इसी के ऊपर है हाँ सुनिए ना, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब इसमें मैं बता दूं, ये चैप्टर ऐसा है ना जहां से मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जस्ट फॉर शॉर्ट नोट लिखने के लिए या डिफाइन करने के लिए 2 या 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए समझ रखो, आपके पास नॉर्मली रहना चाहिए। पहला देखो ना, एक्सेप्टेंस आपने कहाँ देखा था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। गैस बोलना डन। अगला अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब क्या? अकाउंटिंग रूल्स, मतलब कहने से मेथड ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, जैसे कि फॉर द डेप्रिसिएशन SLM WDV, फॉर द आपका इन्वेंटरी वैल्यूएशन FIFO LIFO सिंपल वेटेड। डन है क्या? अक्रूवल तो क्वालिटी पता है ना कौन सा? जब आप एक्सपेंस इनकम कब रिकॉग्नाइज करते हो, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, मतलब जी हाँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ मतलब ध्यान से देख लो। देखना ये क्या बोला, दिस मेथड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय व्हिच रेवेन्यूज कॉस्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड कहाँ पे? इन द अकाउंट्स इन द पेड इन व्हिच दे अक्रू। मतलब कौन सा सेम हो गया क्या? जो जिस अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस और इनकम है उसको सिर्फ नॉर्मली रिकॉर्ड करना है, एज पर व्हिच कंसेप्ट? अक्रूवल कंसेप्ट। अगर क्या बोला, दिस अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स क्या? कंसीडरेशन रिलेटिंग टू क्या? डिफरल्स, एलोकेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मतलब कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है तो क्या चार्ज नहीं करेंगे? क्या चार्ज करेंगे, वही चीज। डन। चलो अक्रूड असेट्स मतलब कौन सा? सुनना, अक्रूड मतलब कौन सा? आप पता ना, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। डन है क्या? राइट, तो वही चीज लिया है। अक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। राइट, अक्रूड लायबिलिटी सेम चीज उसी का है। चलो सुनना, अक्रूड डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? टोटल, हाँ कि ना, अग्रीगेट। एडवांस समझ ही रहे हो। अमोर्टाइज मतलब अमोर्टाइज नॉर्मली कहाँ आएगा? पे फॉर द इंटेंजिबल असेट्स, अमोर्टाइज। हाँ जी, ठीक है ना, देख लो। एनुअल रिपोर्ट मतलब कौन सा? एट द एंड ऑफ द ईयर जो पूरा अकाउंटिंग इन्फो को सबमिट करते हैं, कौन सा? बेसुनना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द होल। कौन कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, और कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। ये 5 एलिमेंट नॉर्मली वहां पे आना चाहिए, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे, ये देखो ना,
सुनना ये लाइन तो पढ़ा, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एनुअली बाय द क्या मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस टू द ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्संस कंसर्निंग क्या इट्स ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन. इट इंक्लूड्स द इन्फॉर्मेशन एस्टोटरी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ क्या अ कंपनी, द बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट देयरइन, जो नॉर्मल दिया रहेगा. ठीक है ना. सर ठंडा हो गया. चलो सुनो ध्यान से. अप्रोप्रिएशन पता है ना आपको, अप्रोप्रिएशन और चार्ज याद है. तो सुनना, अप्रोप्रिएशन और चार्ज पता है ना क्या होता है. ऐसे मत देखो. मैंने अप्रोप्रिएट बोला है ना कि बेटा अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट. मैंने बताया था कि जो हाँ, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है तो खर्चे को इनकर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. मतलब है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे. चार्ज मतलब क्या, प्रॉफिट कमाओ चाहे लॉस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देना पड़ेगा. याद आया? बाप रे बाप, बहुत जल्दी याद आ गया. एग्जाम से पहले आएंगे. डिविडेंड्स नॉर्मली कब देंगे, प्रॉफिट होगा. नहीं है तो देना है क्या, नहीं. रिजर्व्स में कब डालेंगे, प्रॉफिट होगा तो. लेकिन सोचना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा. प्रॉफिट है कि नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. असेट्स तो पता है, टैंजिबल इंटैंजिबल. ऑथराइज्ड कैपिटल बात किया ऑलरेडी मेरा. सुनना, इट इज द क्या मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी दैट कैन बी रेज फ्रॉम द पब्लिक एंड इट इज मेंशन कहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कौन से क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज. इसका अगर हम कहें नॉमिनल कैपिटल, ठीक है. चलो एवरेज कॉस्ट समझ रहे हो ना. बैड डेट, बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोनस शेयर. सुनना, बोनस शेयर पता है ना क्या है, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन जब कोई शेयर देता है उसको क्या बोलेंगे, बोनस शेयर. अभी बोनस इशू जो नॉर्मली करता है. बुक वैल्यू मतलब कौन सा, बुक वैल्यू मतलब कौन सा भाई, जब नॉर्मली कोई भी ऐसा वैल्यू जो मेरे बुक्स में लिखा हुआ है. सुनो, मतलब उस एसेट का मार्केट वैल्यू क्या है वही. नहीं. हाँ, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो करके आता है दैट इज बुक वैल्यू. या तो चैप्टर डेप्रिसिएशन जो मैंने किया था. हाँ जी एकदम ठीक है ना. बोरोइंग कॉस्ट, सुनना, बोरोइंग कॉस्ट मतलब कौन सा लिख लो में, इंटरेस्ट कॉस्ट. ठीक है ना. बोरोइंग कॉस्ट मतलब कौन सा, इंटरेस्ट कॉस्ट जो नॉर्मली मुझे बेयर करना पड़ता है. सर फिर भैया बोले उधार बाकी वाला कॉस्ट. बॉन्ड्स एंड डिवेंचर ऑलरेडी पता है ना. डिवेंचर नॉर्मली क्या है, इज अ डेट ऑफ द कैपिटल. बॉन्ड्स भी सेम तरह से काम करता है. ठीक है ना. कॉल, सुनना, कॉल आप लोग करते हो ना. वो कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे कौन सा, कंपनी कैन कॉल इट्स अमाउंट ऑन शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स. दैट इज कौन सा, ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल. कॉल्ड अप से कर पता है ना कौन सा. एक मिनट शांति, देखो गलती कितने लोग करेगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ. किसका सर? तुम बताओ कॉल सेक्रेटरी क्या होता है. कॉल सेक्रेटरी जो कंपनी जो शेयर कॉल की है, सब्सक्राइब जितना किया हुआ है ना वो उसको कॉल्ड अप. The amount that नहीं, amount नहीं, तो sir, amount मतलब that that the the company ask from the people. Like the Subscribe. तो किसका पार्ट होगा. ये तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल था ना. हाँ हाँ, देखा अभी सही. अब मेरे से पार्ट नहीं पूछे थे, मुझे कॉल का होता क्या है. मतलब ये तो अज्यूम्ड है ना. एज्यूम राइट. कॉल्ड अप मतलब क्या, चलो. गाइड बाय सर. सुनो, कैपिटल पता है ना. ज्यादा बोल ज्यादा बोल. कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द अमाउंट और थिंग व्हिच इज क्या इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट. या फिर इन द बिटवीन द बिजनेस एज वेल दैट कैन बी डन. कैपिटल असेट्स मतलब कौन सा, जो इन्वेस्टमेंट जो करता है, नॉट फॉर क्या सेल. कैपिटल कमिटमेंट कौन सा, फ्यूचर लायबिलिटी जो आपके कैपिटल पे नॉर्मली करते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड, सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, इसमें क्या आएगा, अच्छा, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड, कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, सबको मिला के. ठीक है ना. कैपिटल प्रॉफिट तो पता है ना. कैपिटल प्रॉफिट विल ट्रांसफर तो कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व. तो अब इसमें मैं कुछ बोलना है क्या, देखो ना सारी चीजें आपको पता है. सुनना,
एक बार देखो ना सारे पॉइंट्स को, इससे मुझे कुछ अगर कुछ वर्ड लगता है मीनिंग तो हमसे पूछ लो ना फटाफट, क्योंकि इतना सुनो ना, इतना ध्यान रखना कि इसमें से कोई एक रहेगा, इसमें से कोई एक रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा डेफिशिएंसी डेफिसिट में फर्क आपको पता है ना, देख लो फटाफट। हाँ डिप्लेशन है रे, नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अस। अरे इसमें था वो डेफिनेशन भी था तो हाँ माइनिंग जी। का कोल माइनिंग कोल माइनिंग वही तो नेचुरल रिसोर्सेज जो वहाँ पे आएगा। डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे आएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू मैंने बोला। हाँ बोल, तुम क्या बोला? ये कंटीजेंसी हाँ कंटीजेंसी मतलब कौन सा, ये फ्यूचर अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। वो दूसरा है लॉ मत दूसरा सुनना, कंटीजेंट असेट्स हो सकता है और कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकता है, ये आपके लिए प्रॉपर्ली हमारे पास में दिया रहेगा, तो समझो ना, सुनो ध्यान से। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एक बार थोड़ा समझ लो। यहाँ पे कंटीजेंट असेट्स मतलब क्या, मान लो मैंने कोई आज के डेट में लैंड परचेस किया है 1 करोड़ रुपए का, राइट। उसके प्रॉपर पेपर मेरे पास में है, बट किसी दूसरे पार्टी ने, मान लो अर्पित ने केस किया, वो लैंड तो मेरा है, आप कैसे ले लिए, मेरे पास ही पेपर है, हम दोनों कहाँ जाएंगे, कोर्ट में। अब मुझे पता है कि इसने मुझे हरास किया है, अब इस पे हम क्या करेंगे, मानहानि। भाई साहब एक तो पहले हम प्रूफ करेंगे ये जमीन मेरा है, और प्रूफ कर देंगे तो कोर्ट बोलेगा ना इसके कारण मेरा टाइम बर्बाद हुआ सर जी, मेरा फैक्ट्री बन गया होता। अब जो नुकसान हो किससे लेंगे, तो मेरे लिए क्या है, कंटीजेंट असेट्स। सोचना अगर उल्टा हम केस हार गए तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी। समझ गए मेरा बात? चलो और क्या बोला, बोल और क्या बोला। फ्लोटिंग चार्ज, देखो फ्लोटिंग चार्ज नॉर्मली क्या है ना कि शेयर इशू करने का कॉस्ट आता है। जब शेयर इशू करोगे तो फ्री में थोड़ी होता है, एकदम भी नहीं। तो बोला कॉस्ट ऑफ एन इशू, बराबर लिख लो, कॉस्ट ऑफ एन इशू। के ऊपर वाला डिफरेंट, कौन सा डिफरेंट डिफरल? अरे ये आप जब सुनना, एक ऐसा अमाउंट जिसको पोस्टपोन कर देते हो रिओर्गेनाइजेशन को, देखना पोस्टपोनमेंट ऑफ रिओर्गेनाइजेशन ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आफ्टर इट्स रिलेटेड रिसीव्स और पेमेंट। सुनना, मान ले मुझे कुछ पेमेंट मिलने वाला है तुमसे 10,000, तुम बोलो भैया 5,000 लीजिए ना, तो बाकी 5 तो मेरा डिफर हो गया ना। समझ गया मेरा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो नॉर्मली बिजनेस का नॉर्मली पार्ट नहीं है, वो ऑर्डिनरी, सुनना ऐसे बोलना, सुनना ध्यान से, वो मेरा ऑर्डिनरी को बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी इनकर कर सकता है, वो डिपेंड करता है। हम बोल ऑब्सोलेंसी वाला बताइए ना। हाँ ऑब्सोलेंस, अरे भाई साहब ऑब्सोलेंस तो क्या, जो आपके टाइम के खत्म होने से ऑटोमेटिकली असल का वैल्यू खत्म होता है, वैल्यू कम होता है, इवन नॉट इन यूज करो या नहीं करो तो भी जस्ट लाइक फ्रूट्स वगैरह। एकदम ये तुम बोला है ना। सुनना यहाँ पे क्या है देखना, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, मतलब क्या, ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये कभी कभी मेरा हो सकता है, राइट। सोचना, एक बात बोलूं, सुनना ध्यान से, रुक जा। मान लो कंपनी के पास में कुछ ऐसे इनकम है जो फ्यूचर में इनकर होने वाले हैं, अर्न होने वाले हैं, तो मेरे लिए क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना, कि मेरा नॉर्मली हमेशा थोड़ी मिलेगा, नहीं वो कभी कभी मिल रहा है मुझे, या फिर किसी कंपनी से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, हो सकता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का मॉडल क्या है, ठीक है ना। चलो सर ऑब्सोलेंस, हाँ अभी तो बोला रहे, ऑब्सोलेंस मतलब बोला बहन कि अगर कोई असेट्स का वैल्यू विदाउट इवन इन यूज उसका वैल्यू कम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंस। मतलब कि अगर टाइम खत्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो, डे बाई डे खत्म होगा, कम होगा, राइट। एग्जाम्पल सुनना, ड्यू टू क्या, चेंज इन टाइम, फैशन, टेक्नोलॉजी, समझ गए। चलो और कोई वर्ड और कोई चीज इसमें, जल्दी बोलो रे, ठीक है ना। और सुनना, ये जितने भी वर्ड है ना, ये सारे वर्ड आपने चैप्टर्स में तो बात किए ही हैं, तो प्लीज आप लोग इसको एक बार देख लेना, ट्रस्ट मी कि अगर इसमें कोई दिक्कत रहा तो हमसे पूछ लेना अलग से, लेकिन हाँ सारे आइटम को करके जाना। यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनी ऑफ द, आपको मतलब कर मतलब क्या, जस्ट रीड करना और कुछ नहीं करना, जस्ट रीड फॉर वंस।
क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम इसको मगअप करो, नहीं, रीड कर लोगे आप, इसके बारे में 2-4 लाइन लिख के आओगे तो 3 में 2 या 1.5 तो मिल ही जाएगा। तो नाम से का नाम वाला है ना, राइट। चलो सो ना एक पहला थोड़ा सा एक बार देखो ना, इसका ट्रू और फॉल्स देखना। पहला वाला कौन सा है? द ड्रॉवर साइंड असेंट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉइंग इज कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस। False. हाँ, ड्रॉवर का नहीं होगा, ड्रॉइंग दैट इज क्या? फॉल्स। ड्रॉवर तो नॉर्मली बिल्स को ड्रॉ करेगा ना, एकदम। इसका एक्सेप्टेंस का लॉ वाला चलो हटाओ, डाउन इसको मैं। 6 में 1 2 है ना। 6 में 1 2 है। मेरा एनालिसिस सही है। फॉल्स ही नहीं, मैच आज जाके एग्जाम कर लिया। एग्जाम्स में भी तू एकदम फॉल्स मार के आया, जहाँ भी तुमको लगे कि नहीं हो रहा एकदम फॉल्स मार के आ जाओ। नेगेटिव तो है नहीं, कोई क्यों जो नहीं पता उसको फॉल्स प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। रीजन देगा। सही है। बुक में सारा फॉल्स। छापे वाले सही है। सर समझिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम समझ रहे हैं, और हमारा फेल। हम पूरा समझ रहे हैं। काश टीचर भी समझते हैं। चलिए सुनिए, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, राइट। इसमें देखो ना, कैपिटल क्या होगा भाई? कैपिटल पेमेंट कैपिटल से दोनों होता है, रेवेन्यू भी पेमेंट रेवेन्यू से दोनों होता है। सुना, इसके लिए मैं क्या अपना नोट्स यूज कर लूँ क्या फटाफट? हाँ वो सही है। नोट्स में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें दिखना नहीं चाहिए। और हाँ, जिसके पास मेरा ये नोट्स नहीं है वो आराम से फोटो ले सकता है फटाफट। चलो। मैं भेज देना तो बस डिमांड ज्यादा है इसका। समझा है? मत बोलो। अलग से स्टूडेंट है। जब तो लिखा हुआ है। लेकिन ये है तो क्या नहीं। वो भी नहीं लेके आए थे उसको क्या तेरा है? नहीं हम विशाल को शेयर कर लेना है। सब लिखा है। तीनों कॉपी लिखा है। छोड़, मेरे इधर है। देखो गद्दार निकल। कॉपी लिखा ही है। हाँ जी, कोई भी नहीं है। हाँ सर यही है। होगा सर। देखिए यहाँ से था ना, हाँ। आपको लगा कि 4 मार्क का क्वेश्चन आंसर नॉर्मली रहेगा, राइट। ध्यान रखना। तो देखिए ना, नॉर्मली क्या है, ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मली कौन से हैं? मोनेटरी इवेंट्स हैं, राइट। फिर मैंने क्या बोला कि इवेंट मतलब कौन सा? जिसमें आपका इकोनॉमिक एक्सचेंज की बात करते हैं। अब इसके अंदर में कितने होते हैं? 2 ठो, एक्सपेंडिचर और रिसीट। एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो मेरे पास पैसे जा रहे हैं, और रिसीट मतलब क्या? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। अब आउटफ्लो नॉर्मली कब होगा? तो भैया कैपिटल में और रेवेन्यू में। कैपिटल मतलब कौन सा? भैया जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन 12 मंथ्स तक मिलता है। अब ऐसे बोलना, मोर देन 1 अकाउंटिंग साइकिल के बाद तक मिलता है, वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सोचना, अगर एक ही अकाउंटिंग ईयर में एग्जॉस्ट होता है तो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। अगला, अगर इनफ्लो रिसोर्स में इनकम की बात करें तो क्या है? इनकम हो जाएगा। लोन टेकन, सुनना, जब मैंने ये इनकम बोला मतलब कौन सा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम क्या? ऑपरेशंस, जो डे टू डे बिजनेस के उससे जो मैंने कमाया है। अगला, लोन लेंगे तो भी पैसे मेरे पास आएंगे ना, लोन टेकन। अगला कौन सा? आपके पास क्रिएशन ऑफ असेट्स, जो मेरे पास असेट है उसको बेच करके जो नॉर्मली लेके आ रहे हैं, राइट। इसमें क्या होगा? कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब कौन सा? एक ऐसा रिसीट जिससे मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। रेवेन्यू मतलब कौन सा? जो भी है आपका रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाते हैं। एग्जांपल में आप सेल्स बोल लो, मेरे क्या है? जो आपको जो मुझे नॉर्मली फीस मिलता है, डन है क्या? तो ये आपका चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन, राइट। भी बिजनेस टू बिजनेस। अगला कौन सा सुनना? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सुनना, ये नॉर्मली कौन सा भैया आंसर? इट्स क्या? नॉन रिकरिंग इन नेचर। और रेवेन्यू क्या है? रिकरिंग इन नेचर, राइट। अगला, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब मैं नॉर्मली बात करूंगा तो अगर कोई भी आप असेट्स को परचेज करो फिर उसको कंस्ट्रक्ट कर लो, ये नॉर्मली क्या आएगा? कैपिटल में आएगा। अगला कौन सा भैया? तो बोलना चाह रहा है कि सुनना, अगर मैं अपने असेट्स को इंटेंडेड यूज या फिर कौन सा पुट टू यूज तक लाने के जो खर्चा करते हो नॉर्मली क्या है? बताओ ना। अगला क्या बोला मैंने? आंसर भैया ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे असेट्स के एफिशिएंसी को बढ़ा दे, वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई क्यों? अगर एफिशिएंसी बढ़ गया मतलब क्या? आगे मेरे लिए तो खर्च कम हो जाएगा ना, इन दैट केस वो भी मेरे लिए क्या है? अगला क्या है सुनना, भैया ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे। एग्जाम्पल याद है?
सिनेमा हॉल वाला ऐसा ना, हाँ कि ना? चलिए जी अगला कौन सा? एक्सपेंडिचर विच का रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस। डन है क्या? अगर ऐसा कोई भी खर्चा जिससे मेरा कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाता है, ये भी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन। आगे देखो ना, रेवेन्यू नॉर्मली क्या आएगा? तो सुनना, अगर नॉर्मली बात करें तो इनकॉर्ड कौन सा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, राइट, जिसका बेनिफिट क्या होता है? नॉट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, राइट। अगला जनरली का रिकरिंग इन नेचर। डन। अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंडिचर अगर नॉर्मली बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब परचेस करेंगे क्या आएगा? असेट्स टू बैंक, हाँ कि ना? और इस पर नॉर्मली करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन एज पर एज रिवाइज्ड। तो कहाँ बात करेंगे? डेप्रिसिएशन के टाइम पे। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ ये वाला रेवेन्यू वाला, तो क्या है? फिर नॉर्मली एक्सपेंडिचर माने कौन सा? एक्सपेंस टू कैश और बैंक एंड इट विल क्लोज कहाँ पे? पीएल में। तो पीएल टू एक्सपेंसेस, काम खत्म। डन। लेकिन एक बात और, इसके अलावा आपके पास में कुछ बताया था कि डिटरमाइन कैसे करोगे। क्यों भैया? बिकॉज जो आपके लिए रेवेन्यू में लिए क्या है? कैपिटल बन सकता है क्या? असर है, हाँ। जैसे सुन ना, मान ले अभी हर्ष के पास में एसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शोरूम है, राइट। तो उसका जो एसी फ्रिज है उसके नॉर्मली क्या है? गुड्स है। अगर मैंने खरीद के लाया एसी, मेरे लिए क्या है? असेट्स है। मतलब क्या? मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए क्या है? रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीट। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये क्या है? तो बोला कि जब डिटरमाइन करोगे ना तो देख लेना कि आपके बिजनेस का नेचर कौन सा है। अगला, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर कौन सा है? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, आपको देखना पड़ेगा ना। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के बारे में देख लेना। अगर नॉन रेकरिंग है तो कौन सा? कैपिटल। रेकरिंग है तो रेवेन्यू। इफेक्ट ऑफ क्या? रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, उस खर्चे से मेरे बिजनेस में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या? रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या? और कौन सा? अमाउंट का मैच्योरिटी, छोटा मोटा अमाउंट है क्या? तो उसको इग्नोर करके कहाँ पीएल राइट ऑफ कर देना। तो डिपेंड करता है। अगला कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है? फिर इसमें तो मेजॉरिटी कौन आएगा? आंसर है आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा, जो मैंने बात किया था, याद है? सुनना, नॉर्मली अगर बात करें तो क्या बोलते हैं? एक ऐसा रेवेन्यू का खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे क्या है? लॉन्ग टर्म तक नॉर्मली मिलता है। एग्जाम्पल कौन सा? एडवर्टीजमेंट वाला एक्सपेंडिचर देख लो। और कौन सा? प्लानिंग एक्सपेंसेस है, लॉस ऑफ डिवेंचर है, कॉस्ट ऑफ इशू है, जितना फ्लोटिंग चार्ज, ये सब चीज नॉर्मली यहाँ पे आता है। मेरी बात समझ गए? चलिए अकाउंटिंग बात कर ले क्या इसका भी डेफर्ड का। तो देखो ना, डेफर्ड का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है, देख लो एक बार। नॉर्मल अकाउंटिंग मतलब क्या? आंसर में जब आपका खर्चा होता है एक्सपेंसेस टू बैंक। अगला कौन सा? भैया पीएल में राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि बोलता है ना कि जो आपने करोड़ 10 करोड़ का जो आपने खर्चा किया है, इसका बेनिफिट आपको आज मिलेगा क्या? नहीं, अगले 5 साल में। तो अगले 5 साल तक अलग अलग करके दो करके पीएल में राइट ऑफ करेंगे। और बाकी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। और इसी को नॉर्मली क्या बोलते हैं? फिक्टिटियस असेट्स। क्या मिल लिए? ध्यान रखिए क्या? चलो, क्यों? सुनना, भेजा क्यों? अरे भाई साहब, इसको बेचना पॉसिबल है क्या? रिलाइज करना पॉसिबल है? एकदम भी नहीं है, हाँ कि ना? चलो अगला क्या बताओ? आंसर है AS26 जो बात करता है फॉर द क्या? इंटेंजिबल। तो देखो ना, क्या बोला? इज नॉट क्रिएटिंग एनी असेट्स। इसको राइट ऑफ कर दो पहला साल में ही। ये नॉर्मली कौन बोलता है? AS26 बोलता है कि मतलब कि जो आपने खर्चा किया है तो रियल असेट तो कुछ क्रिएट नहीं किया ना, तो काहे का असेट मान के दिखा रहे हो? फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करके हटा दो। लेकिन दिक्कत क्या है? फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करने से भैया आपके बिजनेस का प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस उल्टा आ जाएगा, बहुत मेजोरिटी अमाउंट, इसके कारण से। रिसीट कौन सा? कैपिटल और रेवेन्यू। तो देख लो फटाफट। डन है? प्लीज रीड फॉर वंस। If accounting period is not equal to 12 months, either more or less, then what will be like considered for? मेरा अकाउंटिंग साइकिल क्या है उसको ले लेंगे ना, मैंने बोला ना व्हाट इज ना अकाउंटिंग साइकिल 12 मंथ्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सर्टेन बिजनेस में 15 6 भी हो सकता है, 15 भी हो तो भी ले लेंगे, हाँ कि ना? जैसे कि अकाउंटिंग साइकिल में बताऊँ कैसे होता है। तो एक बात मैंने समझ लो यहाँ पे, देखो अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या? मान लो मैं बिजनेस करता हूँ, मैं गुड्स बनाता हूँ, बेचता हूँ, राइट? तो मैं पहले करूँगा क्या? भैया रॉ मटेरियल परचेस करोगे, हाँ कि ना? एकदम राइट, एकदम सही बात। अब सुनो, रॉ मटेरियल जब मैंने आज लेकर आया तो व्हाट यू थिंक, आज के आज क्या मैं फैक्ट्री में डालूंगा क्या बनाने के लिए? नहीं। अब इसको होल्डिंग के लिए देयर मस्ट बी टेकन सम टाइम। मान लो मैंने इतना बोला, 2 महीने मेरे पास ये फैक्ट्री में रहेगा। मतलब क्या है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। जब आप लोग इंटर में कॉस्ट पढ़ोगे ना तो ये सब चीज दिखाई देगा वहां पे, राइट? आपका प्रॉपर एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल। क्या है? वर्किंग कैपिटल। वहां पे आपको दिखाई देगा FM में। कहाँ पे? FM में। चलो मान लो मैंने कहा रॉ मटेरियल कितने का है? 2 महीने का। सोचो रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में।
तो अब वहाँ पे जाएगा मतलब क्या बनेगा WIP। अब WIP भी गरम गरम तो आगे काम नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, 2 महीना और लग जाएगा। तो कितना हो गया 4, हाँ कि ना। देन क्या बनेगा फिनिश गुड्स। अब सुनना फिनिश गुड्स आज बनाए आज थोड़ी बेचेंगे, 2 महीना मैंने फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड भी मैंने रख दिया। अब मैंने नॉर्मली सेल किया, मान लो कुछ कैश सेल, कुछ कौन सा क्रेडिट सेल। मान लो मैंने बोला सुनना जब मैं सेल करूंगा ना तो डेटर से जो कलेक्शन पीरियड मेरे पास में होता है दैट विल बी अप्रोक्सीमेट, उसको भी 2 महीने टाइम देता हूँ। कितना 2 महीने, हाँ कि ना। अब सोचो रॉ मटेरियल से रियलाइजेशन का जो अमाउंट तक टाइम लगा कितना हो गया 8 महीने। तो 8 महीने मेरे लिए क्या है अकाउंटिंग साइकिल पीरियड है। इसको एक और नाम बोलते हैं कौन सा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी नॉर्मली बोलते हैं। मेरे बात समझ रहे हो राइट। या फिर सुनना यहाँ पे ये पूरा मिला के 15 आता तब कितना होता 15। तो कैपिटल रेवेन्यू कैसे मानेंगे इस 15 को लेकर राइट। इसलिए मैंने क्या बोला इसका डिटर्मिनेशन नेचर ऑफ बिजनेस और बिजनेस क्या होगा ये मेरा वेरी करेगा, सबके लिए सिमिलर नहीं रहने वाला, ध्यान रहेगा। चलिए इसलिए इस चीज को मैंने आपके पास में लिखाया जो आप कैसे इसको डिटरमाइन करोगे कि कौन सा मेरा कैपिटल कौन सा मेरा रेवेन्यू। इज दैट क्लियर राइट। अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लें क्या, आओ ना फटाफट कुछ क्वेश्चंस फटाफट कर लें। चलिए देखना यहाँ पे ये बोला ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉल्स क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट। इसे क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रू राइट। तो ये सब चीजें आप आराम से कर सकते हो क्या। ये देखा नीचे दूसरे पे एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द क्या ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग ऑफ द फैक्ट्री क्या है मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी टू अ न्यू साइट कैपिटल ही है। इन्वेंटरी और नया साइट पर लगाया जा रहा है। हाँ जी कैपिटल वेरी गुड क्योंकि आपको टाइम ध्यान रखना है। सो आगे देखना रिंग्स एंड ये देख रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वेयर चेंज्ड एट अ कॉस्ट इतना 5000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी कैपिटल। सर नीचे रेवेन्यू निकालो 2 नंबर का दोनों का रेवेन्यू है। हां 1000 पेड फॉर रिमूवल। अच्छा रिमूव करने के लिए बात किया ना, रिमूवल ट्रांसफर नहीं बोला दैट इज व्हाई ठीक है। क्यों सुनना सुन एक बार ध्यान से सुनना रिमूवल मतलब इसलिए नॉर्मली बोलना चाह रहा है थोड़ा समझ रहा हूँ। रिमूवल मतलब ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो आपका बेनिफिट कुछ मिला क्या जस्ट आपने रिमूव किया राइट। अब अगर ट्रांसफर कर रहे थे मतलब सेल करते तब वो मेरा नॉर्मली कहाँ था कैपिटल में तुम डाल सकते थे। शब्दों के माया जाने जी हाँ सबको माया जाने तो पता नहीं। चलो सुना ये देखना ये वाला ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ये तो ऑलरेडी हटा फालतू चीजें तो तुम समझ सकते हैं क्या। ये 6 ठो है ना ये 6 का 6 तुम लोग करके देगा मुझे फटाफट करना भी देख। तो पहला क्या है द नेचर ऑफ अ बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एक्सपेंडिचर बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यूज। अभी देखा है मैंने हाँ कि ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डन। अगला एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर्स ऑफ द असेट्स सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल ठीक है ना। अगला अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द क्या प्लेंटिव्स। प्लेंटिव वाला बता दो हिंदी चलो तो डन है संभालोगे अपना नाम से। मेजॉरिटी फॉर मेजॉरिटी फॉल्स है। लास्ट का 2 बस 2 क्लास कर दो ठीक है सर प्रोबेबिलिटी या में पास बात करो एकदम मार क्या मेरे एग्जाम में वो कम हो जाएगा। अरे बुक की चलता है ओके फाइन आगे बढ़े हम लोग। हां रीजन थाला बोल थाला का पूरा नाम क्या है उसके कितने वर्ड्स आते हैं। आज हफ्ते और बनाता हूँ चल बात 18 एग्जाम में वो नहीं पूछेगा। चलिए कंटीजेंट असेट्स एंड लायबिलिटी तो उधर देख ना यहाँ देखो कंटीजेंट असेट्स मतलब क्या होता है ये तो मैंने थोड़ा पहले बताया ना कंटीजेंट वाली स्टोरी देख लो क्या है
a possible assets arises from क्या past events and their existence will be confirmed only क्या after occurrence or non occurrence of क्या one or more uncertain future events. एक बात बोलूं, मैंने आप लोगों को ना कुछ दिन पहले एक बात बताया था कि इस दिवाली के टाइम पे मेरे एक दोस्त के घर पे उनके दादाजी सन 2000 में उन्होंने ना MRF का शेयर लिया था, बताया था तुम लोगों को? नहीं बताएं। अब बता रहा, सुन लो। इस दिवाली वो लोग सफाई कर रहा था, उनको MRF का शेयर सर्टिफिकेट मिला। अरे बाप, और सुनो कितना शेयर, 50,000। कितना शेयर है? 50,000 शेयर, राइट। सन 2000 में खरीद के घर में किसी को नहीं पता, घर में किसी को नहीं पता। अब एक बात और, जिस ब्रोकर के थ्रू, रुक जा, जिस ब्रोकर के थ्रू उन्होंने खरीदवाया था इतने साल से, क्योंकि पहले के टाइम पे तो आपको ऑनलाइन सब कुछ नहीं था ना, शेयर सर्टिफिकेट उनके पास में है, लेकिन अकाउंट नंबर जो दिया हुआ था ब्रोकर ने अपना दिया था फॉर डूइंग ट्रांजैक्शंस। रुको, कहानी खत्म नहीं हुआ। अब हुआ क्या है, अब इनके पास शेयर सर्टिफिकेट है भाई, तो वो तो मेरे पास में है, और जो ब्रोकर है ना वो मर चुका है। उसका अकाउंट बंद हो गया? नहीं, अकाउंट तो चल रहा है क्योंकि उनका बेटा मजे कर रहा है उससे, राइट। अब दे गॉट टू नो, इन लोगों ने नॉर्मली कोर्ट में केस फाइल किया। सोचो अगर ये अभी तक कोर्ट केस चल रहा है भाई, एक दिन में थोड़ी होता है, राइट। 500 करोड़ का बात 650 करोड़ बेटा, 500 हाँ, और बढ़ गया। क्योंकि अभी आज के डेट में जो 1 लाख का शेयर नहीं है, वो 1,17,635 का शेयर है एक MRF का। सोचो, रोडपति से अरबपति, समझ लो क्या फीलिंग है। 5 करोड़ दोस्त से थोड़ा दोस्ती बढ़ा देंगे तो फायदा हो जाएगा। हाँ सर, हम लोग भी बनाने चलते भैया लगेंगे नहीं देंगे। ओके, समझो। तो यहाँ पे सुनना, जब तक ये कोर्ट केस नहीं जीतता, इसके लिए नॉर्मली क्या है, ये कंटीजेंट असेट्स, समझ रहे हो ना। नॉर्मली जीते यही लोग जीतेगा, हक इन लोगों का बनता है, राइट। भाई साहब, भाई सुनो, इस पे सिर्फ डिविडेंड कम से कम महीने के 2 करोड़ आएगा। वो तो तुम पैर पसार के प्लस वाला, तुम समझ रहे हैं? कमाने का जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? सर इतने साल से घर साफ नहीं हुआ था। शायद नहीं किया होगा लोग। और दादाजी तो मर चुके हैं ना, तुमको मरने के बाद सफाई हुआ ना। अच्छा, 2020 में मरे थे। नहीं, मरे तो शायद 2010-12 में थे, उन्होंने चेक नहीं किया होगा। अब हम बस उसको जब हम बताया ना, तो हम बस उसको इतना ही बोला कि भाई लक्ष्मी तो खास साक्षात तेरे घर आई है। चलो, चलो हो गया, शांति। अच्छा, कंटेंट असर अब तो समझ गए ना। आगे देखो, अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम क्या पास्ट इवेंट्स एंड मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द क्या ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ द क्या वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, दैट इज क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी, जो देना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना। सो ना, कंटीजेंट लायबिलिटी में यहाँ पे डिफाइन करने के लिए कुछ और बोला है, कौन सा, ये क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है दैट अराइज फ्रॉम क्या पास्ट इवेंट, जो पहले कुछ हो चुके हैं उसके लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल कंफर्म्ड ओनली बाय क्या the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the क्या control of the enterprises। मतलब सुनना, कंटीजेंट मतलब क्या कि उसके ऊपर में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, it may happen or it may not happen, right। a present obligation that arises from the past events but is क्या not recognized because of क्या it is not probable that an outflow of resources, right, क्योंकि अगर liability है तो मुझे देना पड़ेगा ना, that is क्या outflow of resources। अगला क्या है, reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made, कि भाई एग्जैक्टली कितना देना है वो भी मैं नॉर्मली बोल नहीं पाऊंगा, that will depend, right। तो टर्म्स यहाँ पे देखते हैं। चलो, ये थोड़ा सा एक बार पढ़ करो ना, प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी का डिफरेंस, और इसको CST मार्क करना, इसको CST मार्क करना। आया भी है ये CST मार्क कर। CST का फुल फॉर्म पता है प्लीज तुमको? बोल दिया, कमिंग सून इन थिएटर, मतलब तुम्हारे लैंग्वेज में वेरी इंपॉर्टेंट CST। नहीं सर, हम तो थिएटर में आए हैं।
आपका टेस्ट, आपका टेस्ट। जो भी इम्पोर्टेंट थी एक भी नहीं दिया। क्योंकि हम अपना थोड़ी बात कर रहे सीएसटी। आ चुका है। सर बोल रहे वो एग्जाम में आएगा, नहीं आया तो आ गया तो मेरे को अच्छा ठीक है, तुम मत पढ़ के जाओ। नहीं हो जाता है। और ये मैंने क्या बोला, ये जस्ट क्या है, एक एस्टिमेशन है। प्रोबेबिलिटी आप देखते हो ना मूवी में सारी चीजें काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। हम लोग भी दस एग्जाम देख के आगे यही बोलेंगे सारे चीज काल्पनिक थे, वास्तविकता से कुछ अरे नहीं। मैंने एक किसी का स्टेटस देखा था, एक वीडियो देखा था, बोला एक लड़का सही बोल रहा है कि हम एग्जाम देकर निकलते, बोला कि क्वेश्चन पेपर काल्पनिक थे। एक वीडियो से मैं आया था, जो रियलिटी से जो बुक्स में क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ा था वो सारी रियलिटी थी, राइट। हमने काल्पनिक और रियलिटी को मिलाकर लिख के आए हैं, लेकिन सारी काल्पनिक चीजें बनाकर आए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। वो लोग फॉलो करता है, लेस स्टडी लेस टेंशन। हाँ नहीं, मोर स्टडी मोर टेंशन, लेस स्टडी नो टेंशन। हाँ ऐसे इससे ही पता चलता है बहुत अच्छा। तो कोई नहीं, अटेम्प्ट लगेंगे आपके, कोई बात नहीं है, इसमें क्या है। चलो आइए प्रोविजंस देखिए। माइंड टेस्ट कीजिए। तो सुनना है, एक है आपको प्रेजेंस क्या होता है, तो बोला प्रेजेंस इसे क्या, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ क्या, अनसर्टेन अमाउंट, जो नॉर्मली करते हैं ना किसके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड ऑल, जो नॉर्मली करते हैं ना ये उसके लिए बात करता है। आप प्रोविजन जो नॉर्मली होता है, इट कैन बी फॉर क्या, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए नॉर्मली हो सकता है। तो व्हिच कैन बी क्या, मेजर रियलेबली बाय यूजिंग क्या, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। मतलब नॉर्मली जब करते हैं प्रोविजन तो पता है ना कि 10% 5% जो नॉर्मली करके रखते हैं। कंसेंट क्या है, इसके लिए कोई पॉसिबल है, लेकिन क्या है, मैं नॉट कैसे कि भैया आपका कितना होगा और कैसे करेंगे कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। इट कैन डिपेंड ऑन क्या, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अलग क्या, अब प्रोविजन मीट्स क्या, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये कोई मीट नहीं करता है। देख लो ध्यान से। प्लीज इस 4 पॉइंट्स को माइंड में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। डन है, चलिए। तो ये भी हमारा नॉर्मली खत्म हुआ। देख रहा ये बोला, अ कंटीजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारा तू देख ले पहले, रीजन बता। चल सारा पॉइंट है वो कर दी। एक में तो मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा। हाँ हाँ जी, सर अगर ट्रिपल से हम लोग को एक बॉक्स मिल जाएगा ना। हाँ। अगर रिजल्ट गलत गिरा जाता है हाँ। भगवान ने सही बोला, नहीं मिठाई खिलाएगा। अच्छा है बेटा, तुम लोग यही सोच के जाओ कि हाँ 1 मार्क तो आएगा ना, ठीक है। सही मार्क्स का इंपॉर्टेंस होता है। समझिए सर, 39 से 40 हो जाएगा। नालायक, तो सुनो, कुछ तो लिख कर आओगे, तो कम से कम 1 का 1.5 हो गया तो 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ऐसे सोचो। और क्या पता कहीं टोटलिटी में 199 पर अटक गए। एग्जैक्ट 200 के लिए बहुत ये काम करेगा। और दिखाया था ना आप लोगों को मार्कशीट, नंदिनी बोल के एक लड़की थी मेरे पास, एग्जैक्ट 200। अरे एक और केशव उसका एग्जैक्ट 200। हाँ 201 नहीं 200 एग्जैक्ट। अरे रोहन का जो था ना, रोहन का भाई केशव जो मेरे से एग्जैक्ट 200 उसका भी। दीदी का भी तो हाँ? मैथ में 2 या 3 नंबर घटा गया था, जो दीदी अभी इंटर जीनत, हाँ। ओके क्या बोलते हो, थोड़ा सा मैं ब्रेक दे दूं आप लोगों को 5 मिनट का, कि मुझे लग रहा है 5 मिनट, चलो बैक टू बैक, राइट। तो क्या बोलते हो, दरकार नहीं है। ब्रेक चाहिए। चलो ठीक है, ब्रेक टाइम कितना हो रहा है, 11:28। मिलते हैं 11:40 पे। ठीक है सर। चलो चलो घर